हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे एनर्जी के बारे में और डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे। और मेनली हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देखेंगे और उसके बाद लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखेंगे हम। यहाँ एक ही बॉडी की दो सिचुएशन को कंपेयर किया जा रहा है। मूविंग बॉल, बॉल एट रेस्ट, स्कूल जाने से पहले और स्कूल खत्म होने के बाद की सिचुएशन, बैटरी जब फुल चार्ज रहती है और बैटरी जब डिस्चार्ज हो जाते हैं, एथलीट रनिंग में पार्टिसिपेट करने से पहले और आफ्टर की सिचुएशन अगर हम देखें, इन्वर्टर फुल्ली चार्ज है और यहां डिस्चार्ज है इन्वर्टर, ठीक है ना। तो इनमें आपको क्या समझ में आ रहा है कि जो भी लेफ्ट साइड और राइट साइड है, ठीक है ना, उनमें क्या डिफरेंस आपको समझ में आ रहा है? गेस करो, ये ऐसी कौन सी चीज है जो कंज्यूम हो रही है, ठीक है ना, या इनके पास ज्यादा है और इनके पास कम है, ठीक है, गेस करो। चलिए एक सेंटेंस हम पढ़ते हैं, उसके बाद ये गेस करना आप। अ पर्सन और डिवाइस दैट कैन डू मोर वर्क हैज मोर। यहां पर ऐसी सिचुएशन है कि ये ज्यादा काम कर सकते हैं। यहां डिवाइस ऐसी सिचुएशन में ये ज्यादा काम कर सकते हैं और यहां पर कम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। ये ज्यादा काम कर सकते हैं, यहां पर ये मोबाइल बहुत ज्यादा काम कर सकता है और ये कम काम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसी कौन सी चीज इनके पास ज्यादा है जिससे ये ज्यादा काम कर सकते हैं, ठीक है ना, वही यहां पर फिल करना है। एंड आफ्टर डूइंग वर्क दे ऑफन फील टायर्ड और बिकम डिस्चार्ज विच इंडिकेट्स दैट दे हैव यूज और लॉस दैट। तो यहां जो समथिंग रहेगा ये क्या रहेगा? ये समथिंग में आप गेस करो, ऐसी कौन सी चीज है जो इनके पास ज्यादा है और ये यूज करने के बाद जो है इनके पास कम हो गई, ठीक है ना, और ये ज्यादा कैपेबल हैं डूइंग वर्क और ये कम वर्क डन के लिए कैपेबल हैं, ठीक है ना। ऐसी कौन सी चीज है? तो इन सभी सिचुएशन में इनके पास हाई है, इनके पास लो है, इनके पास हाई है, लो है, ठीक है ना, इनके पास हाई है और इनके पास लो है। तो ऐसी कौन सी चीज है? आप गेस करो। तो यहां पर वो एनर्जी है, ठीक है ना। चलिए यहां हम लिख सकते हैं एनर्जी, और लार्ज एनर्जी से लार्ज वर्क किया जा सकता है, समझ रहे हैं ना। एनर्जी ज्यादा है तो ज्यादा वर्क कर सकते हैं हम, ठीक है ना। ये हमको समझ में आ रहा है कि इन सबके पास ज्यादा एनर्जी है, ठीक है ना, तो ये कैपेबल है ज्यादा वर्क करने के लिए, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि एनर्जी कैपेसिटी टू डू वर्क है, ठीक है ना। ये एनर्जी को डिफाइन करने का तरीका है। एनर्जी क्या रहेगा? कैपेसिटी टू डू वर्क, ठीक है। जिसके पास कैपेसिटी ज्यादा रहेगा वर्क करने का, हम बोलेंगे उनके पास एनर्जी ज्यादा है, ठीक है ना। एनर्जी इज कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क बाय सिस्टम और बॉडी, ये हो जाएगी एनर्जी की डेफिनेशन, ठीक है। जैसे यहां एक तीर धनुष है, तो जब हम इसको खींचेंगे तो यहां पर रबर पर हमने वर्क किया, ठीक है ना, इसको खींचते समय हमने वर्क किया और हमारा वर्क इसमें जाकर स्टोर हो गया है अभी, ठीक है ना। और जैसे यहां से रिलीज करेंगे तो ये जो है काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई स्पीड के साथ आगे जाएंगे, ठीक है ना। तो तीर को एनर्जी कहां से मिली? जो हमने वर्क किया था वो एनर्जी इसी में स्टोर थी, वहीं से एनर्जी मिल गया इनको। जैसे यहां पर एक कुल्हाड़ी है, इसको ऊपर ले गए पहले, ठीक है ना, तो ऊपर ले जाते समय इस पर वर्क किया गया, ठीक है ना। कोई ऑब्जेक्ट हम ऊपर ले जाते हैं तो हम वर्क करते हैं, ठीक है ना। पिछली क्लासेस में देखा था एक बॉल को ऊपर ले जाते थे तो वर्क कर रहे थे हम। तो यहां पर हमने वर्क किया और जैसे इसको यहां से रिलीज करेंगे तो ये जब नीचे आएगा इसकी स्पीड बढ़ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होके, और ये वुडन लॉग को कट कर दिया, समझ रहे हैं ना। चलिए अब ये देखना, यूनिट ऑफ एनर्जी सेम दैट ऑफ वर्क दैट इज जूल। एनर्जी की यूनिट वही है जो वर्क यूनिट है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो हमने वर्क किया वही तो एनर्जी में जाके स्टोर हुआ। मान लो हमने 100 जूल वर्क किया और 100 जूल एनर्जी स्टोर हो गया जाकर, ठीक है ना। एक ऑब्जेक्ट लिया, उसको 100 जूल उस पर वर्क किया हमने ऊपर लिफ्ट करने के लिए, तो उसमें 100 जूल एनर्जी जाकर स्टोर हो गया, ठीक है। और अगर किसी के पास 100 जूल कैपेसिटी टू डू वर्क है, वही एनर्जी रहेगा 100 जूल एनर्जी, ठीक है ना। तो 100 जूल जो एनर्जी है वही 100 जूल वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं वो। इसका मतलब दोनों सेम है, इंटरचेंजेबल हैं और उनकी यूनिट क्या रहेगी? सेम रहेगी। एनर्जी भी स्केलर रहेगा क्योंकि वर्क स्केलर था, ठीक है। अच्छा अब बात आई 1 जूल एनर्जी क्या रहेगा?
अगर हमें 1 जूल एनर्जी को डिफाइन करना है तो हम बोलेंगे 1 जूल वर्क करने के लिए जितना एनर्जी नीडेड होगा दैट इज 1 जूल एनर्जी, ठीक है ना। 1 जूल एनर्जी इज अमाउंट ऑफ एनर्जी दैट रिक्वायर्ड टू डू 1 जूल ऑफ वर्क, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, अब हम देखेंगे एनर्जी हमें मिलती कहां से है। मोस्ट ऑफ द एनर्जी जो हमें मिल रही है वो सन से मिल रही है, ठीक है ना। और सन में एनर्जी कैसे प्रोड्यूस हो रही है, तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, ठीक है ना। इस रिएक्शन को बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। यहां से एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में, और सन से हमें मिलती है एनर्जी, ठीक है ना। और ज्यादातर एनर्जी सोर्सेज हमारे जो हैं वो सन से ही एनर्जी लेकर हमें दे रहे हैं, ठीक है ना। वही यहां लिख रहे हैं सन इज बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी फ्यूजन रिएक्शन ऑफ एच एटम, ठीक है ना। इसको चाहे तो आप ना लिखें, बस दिमाग में रखना है कि हाइड्रोजन हाइड्रोजन फ्यूज करके हीलियम बनाते हैं, वहां से सन में एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है। मेनी ऑफ आवर एनर्जी सोर्सेज आर डिराइव्ड फ्रॉम सन, सो दैट सन इज कॉल्ड अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सन को अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं, क्योंकि जैसे ये विंड पावर जो भी रहता है, विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, और जो भी फूड वगैरह है, प्लांट्स वगैरह में जो एनर्जी स्टोर हो रही है, ठीक है ना, वो सब जो है सन के कारण ही मिल रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो ये जो है सन से ही ड्राइव्ड हुए हैं, ठीक है ना। इस वजह से बोल सकते हैं सन इज अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। कुछ ऐसे भी एनर्जी सोर्सेज हैं जो सन पे डिपेंड नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इनमें जो है न्यूक्लियर एनर्जी हो जाएगी जो एटम के न्यूक्लियस से हमें मिलती है, ठीक है ना। और इंटीरियर ऑफ अर्थ, अर्थ के इंटीरियर से जियोथर्मल एनर्जी वगैरह मिलती है, ठीक है ना। ये डायरेक्टली सन से डिपेंडेंट तो नहीं है, ठीक है ना। और टाइडल एनर्जी भी मून के कारण मिलते हैं हमें, तो ये भी डायरेक्टली सन से डिपेंडेंट नहीं है। तो ये जो है कुछ ऐसे भी हैं जो सन से थोड़ा सा कम डिपेंडेंट है। जैसे बहुत डीप में जाएंगे तो टाइडल वगैरह भी थोड़ा बहुत डिपेंड करते हैं सन पर भी, ठीक है ना। लेकिन ये मान सकते हैं हम डायरेक्टली सन से डिपेंडेंट नहीं है, ये सब डायरेक्टली जो है सन से ही डिपेंडेंट है, सन से ही डिराइव्ड है ये सब, ठीक है ना। अब हम एक एक करके डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखेंगे, ठीक है। पहले हम देख रहे हैं मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी को बोलते हैं सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी। अभी हमें आइडिया तो नहीं है पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है और काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो अभी के लिए इतना समझ लो, जब भी बॉडी के पास एनर्जी ड्यू टू मोशन रहेगा, ठीक है ना, ड्यू टू मोशन रहेगा, तो उसको हम बोल देते हैं काइनेटिक एनर्जी। और बॉडी के पास जब भी एनर्जी शेप चेंज के कारण या पोजीशन के कारण रहेगा, शेप चेंज या पोजीशन के कारण रहेगा, ठीक है ना, उसको बोल देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो यहां लिख रहे हैं एनर्जी ड्यू टू मोशन, शेप चेंज और पोजीशन, ठीक है ना, इनके कारण जब भी एनर्जी रहेगा तो उसको हम बोल देंगे मैकेनिकल एनर्जी। जैसे यहां पर कैटरपिलर या गुलेल बोलते हैं इसे, तो रबर को स्ट्रेच करेंगे तो यहां पर इसमें पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है ड्यू टू शेप चेंज, ठीक है ना। और यहां पर भी तीर धनुष में जब हम इसको खींचते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाता है ड्यू टू शेप चेंज, ठीक है ना। फास्ट मूविंग बुलेट वगैरह के पास काइनेटिक एनर्जी रहती है, और इनके पास जो है फास्ट मूविंग बाइक व्हीकल है, यहां काइनेटिक एनर्जी रहेगा। और स्प्रिंग में शेप चेंज होने के कारण पोटेंशियल एनर्जी आती है, ठीक है ना। तो ये सब मैकेनिकल एनर्जी के एग्जाम्पल ही हैं। जैसे यहां पर वाटर जो है बहुत ज्यादा हाइट पर स्टोर्ड है, ठीक है ना, तो इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन, ठीक है ना। बॉल जो है किसी हाइट पर है तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी है ड्यू टू पोजीशन। तो जो भी एनर्जी ड्यू टू पोजीशन, ड्यू टू शेप चेंज, ड्यू टू मोशन रहेंगे, उनको बोलेंगे हम मैकेनिकल एनर्जी, या फिर सिंपली हम बोल सकते हैं सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। चलिए, तो हम समझ गए मैकेनिकल एनर्जी। आप इसको पॉज करके लिख लो। नेक्स्ट हम देख रहे हैं हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। जहां पर भी एनर्जी ड्यू टू हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है ना, उसको हम बोल देंगे हीट एनर्जी या थर्मल एनर्जी। जहां पर भी कहीं कंबशन वगैरह हो रहा होगा, फ्यूल बर्निंग हो रही होगी, ठीक है ना, वहां पर हमें ये देखने को मिलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट केमिकल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड रहते हैं मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के बीच में, ठीक है ना। मॉलिक्यूल्स के बॉन्ड के बीच में जो एनर्जी स्टोर्ड रहते हैं उसको बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी, ठीक है। तो ऑयल वगैरह या एलपीजी गैस वगैरह, पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो भी रहेंगे उनमें, या वुडन में अगर देखेंगे, कोल, फूड वगैरह में भी, इन सब में केमिकल एनर्जी होता है, ठीक है ना। जब इनको बर्न करते हैं तो केमिकल रिएक्शन से बॉन्ड जो टूटते हैं, ठीक है ना, उनसे एनर्जी हमें मिलती है, ठीक है ना। यहां पर भी वही सब चल रहा है, बर्निंग में केमिकल बॉन्ड्स टूटेंगे और वहां से हमें एनर्जी मिलेगी। और फूड वगैरह में भी वही होता है, ठीक है ना। जब हम फूड इनटेक करते हैं तो बॉडी में ये टूटते हैं,
सिंपलर मॉलिक्यूल में ये टूटते हैं और वहां से हमें एनर्जी वगैरह मिलेगा, ग्लूकोज वगैरह से एटीपी वगैरह बनेगा, ठीक है ना। तो केमिकल बॉन्ड्स में जो एनर्जी होती है, ठीक है ना, किसी कंपाउंड के, उसको बोलते हैं हम केमिकल एनर्जी, ठीक है। पॉज करके इसको लिख लो। नेक्स्ट देख रहे हैं हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज में जो रहेगा, इलेक्ट्रिक चार्ज के कारण जो एनर्जी रहता है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी। चार्ज मोशन में भी हो सकते हैं, रेस्ट में भी हो सकते हैं, दोनों में ये एनर्जी रहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही बोलते हैं। 12th में देखेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बोलने लगेंगे जब वो रुके रहेंगे, ठीक है ना। और यहां पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट किए जा रहे हैं, ठीक है ना, विंड मिल या टर्बाइन वगैरह से, और यहां कंज्यूम किए जा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कार वगैरह है, यहां पर कंज्यूम किए जा रहे हैं। लाइटनिंग वगैरह भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ही एग्जाम्पल हैं, ठीक है ना। तो ये सब जो है ड्यू टू चार्ज एनर्जी रहेगा इनमें, जहां पर भी ड्यू टू चार्ज एनर्जी रहेगा उसी को बोल देंगे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। तो इसको लिख लो, डायग्राम नहीं बनाना है, आप यूज कर सकते हैं कि कंज्यूम इन बल्ब, ठीक है ना, इलेक्ट्रिक कार जनरेटेड इन विंड टर्बाइन सोलर सेल, ठीक है ना, ऐसा आप लिख सकते हैं बस। अब एक क्वेश्चन देखना, बैटरी के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहता है या केमिकल एनर्जी रहता है, ठीक है ना। बैटरी के पास इलेक्ट्रिकल रहता है या फिर केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, इसमें गेस करो आप। तो यहां पर बैटरी के पास केमिकल एनर्जी स्टोर्ड रहता है, ठीक है ना। बाद में हम वो इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, जैसे कोई अप्लायंस वगैरह से इसको कनेक्ट करेंगे हम, किसी रेजिस्टेंस वगैरह किसी बल्ब से कनेक्ट करेंगे, ठीक है ना, इनको किसी मोबाइल से कनेक्ट किया जाएगा तो वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते हैं, लेकिन स्टोर्ड किस फॉर्म में एनर्जी है, केमिकल एनर्जी के फॉर्म में एनर्जी स्टोर्ड है, ठीक है। इसको लिख सकते हैं आप। नेक्स्ट है लाइट एनर्जी, एनर्जी दैट मेक्स ऑब्जेक्ट विजिबल, ठीक है ना, जिस कारण ऑब्जेक्ट हमें विजिबल होते हैं वो एनर्जी बेसिकली लाइट एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। सन से लाइट एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, यहां पर बल्ब है, बर्निंग कैंडल और टॉर्च वगैरह जो है लाइट एनर्जी के सोर्स हैं, हम बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के इंटीरियर से जो हमें हीट एनर्जी मिलती है, ठीक है ना, जहां पर अर्थ क्रस्ट बहुत ही थिन है, ठीक है ना, वहां पर हीटेड जो हाई टेम्परेचर है अर्थ के बहुत पास आ जाता है मेंटल का, ठीक है ना। तो यहां से जो एनर्जी हमें मिलती है उसको बोलते हैं हम जियोथर्मल एनर्जी, ठीक है ना। और इनसे जो है बॉयल किया जाता है, वाटर वाटर वगैरह बॉयल करके इससे टरबाइन रन कराई जाती है, और टरबाइन रन करके डायनमो रन होता है, उससे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। तो यहां पर जो है हीटेड जो मोल्टेन मेटल वगैरह है उससे वाटर को हीट किया जाता है हीट एक्सचेंजर में, और इससे स्टीम वगैरह बनती है, स्टीम से टरबाइन चलते हैं, टरबाइन जो है, टरबाइन से डायनमो या जनरेटर जिसको आप बोलते हैं, जनरेटर चलेगा और जनरेटर से हमें पावर जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है ना, वहां से हमें इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखने को मिलेगी, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है न्यूक्लियर एनर्जी, जो भी एनर्जी हमें एटम के न्यूक्लियस से मिलती है ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन, ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। जैसे ये एक पावर प्लांट है, इसमें फिजन रिएक्शन पॉसिबल कराया जा रहा है, ठीक है ना। यूरेनियम 235 एक होते हैं, यूरेनियम 238 होते हैं, और ये टूटते हैं, ये बड़े एटम होते हैं, बड़े न्यूक्लियाई होते हैं, ये टूटते हैं छोटे छोटे न्यूक्लियाई में, और बहुत ज्यादा एनर्जी जो है यहां पर जनरेट होती है। उस एनर्जी का यूज करके वाटर को यहां पर बॉयल किया जाता है, ठीक है ना, स्टीम बनाया जाता है, हाई प्रेशर स्टीम, उससे टरबाइन रन होता है, टरबाइन रन होने के बाद डायनमो रन होता है, उससे एनर्जी वगैरह हमें इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में मिलती है, ठीक है ना। तो ये रहा न्यूक्लियर एनर्जी, इसमें ये यूरेनियम वगैरह ही है, ठीक है ना। चलिए एक और भी न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन, जिसमें हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलकर हीलियम बनाएंगे, जो सन में हमारी रिएक्शन हो रही है, ठीक है ना, फ्यूजन रिएक्शन, वो भी न्यूक्लियर रिएक्शन है, लेकिन अभी अर्थ पर पावर प्लांट में पॉसिबल नहीं हो पाया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है साउंड एनर्जी, एनर्जी प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट दैट मेक्स ऑडिबल, ठीक है ना। जैसे हमने देखा होगा कोई ड्रम है, ड्रम जब बजाया जाता है तो उसके डायफ्रेम वाइब्रेट करते हैं, उनके वाइब्रेशन के कारण साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना। जैसे कोई बर्तन गिर जाए, ठीक है ना, ग्लास वगैरह गिर जाए, थाली गिर जाए, तो वहां पर भी वो मेटल सरफेस वाइब्रेट करता है बहुत तेजी से, ठीक है ना। आप टच करें तो समझ में आएगा आपको कि वाइब्रेट करते हैं, उस वाइब्रेशन के कारण साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, जिससे हम सुनते हैं, ठीक है।
और यहां से भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, ठीक है ना, ट्रेन के हॉर्न या फिर फ्लाइट वगैरह से भी देखा होगा आपने, ठीक है ना, बेल, स्पीकर वगैरह या रेडियो वगैरह है ये, ठीक है ना, गिटार वगैरह से, गिटार में वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग रहती है, उससे साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो जहां पर भी साउंड एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वहां पर कुछ ना कुछ वाइब्रेशन जरूर हो रहा होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट हम काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को अलग से देख रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये मेन अपने सिलेबस में है, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी कौन सी एनर्जी रहेगी? बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी रहेगी उसी को बोलेंगे बॉडी की काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है ना। तो लिखा जा रहा है काइनेटिक एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण जो एनर्जी रहेगा वो काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। जैसे मूविंग कार, बाइक, बुलेट, ठीक है ना, फास्ट मूविंग बुलेट है, वाटर, ठीक है ना, फास्ट मूविंग वाटर, विंड वेलोसिटी बहुत हाई रहेगी वहां पर, ठीक है ना, मूविंग ये रोटेटिंग फैन, फ्लाई व्हील देखा होगा आपने इंजन वगैरह में, कहीं हो सकता है देखो आपने, फ्लाई व्हील में, रोटेटिंग फ्लाई व्हील में भी काइनेटिक एनर्जी रहती क्योंकि ये भी मूविंग है। फास्ट मूविंग बॉल वगैरह जहां रहेगा वहां पर भी काइनेटिक एनर्जी रहेगी क्योंकि ये मूविंग है, ठीक है ना। तो इन सब के पास काइनेटिक एनर्जी है, ठीक है। अच्छा, अब हमें चाहिए इनका फॉर्मूला, ठीक है ना। इतना तो हमको समझ में आ रहा है कि वेलोसिटी बढ़ाएंगे तो मोशन बढ़ेगा एक तरह से, और लार्जर वेलोसिटी रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी लार्ज हो जाएगी, ठीक है ना। और वेलोसिटी अगर जीरो रहेगी तो काइनेटिक एनर्जी जीरो रहेगी। तो हमारे पास एक बॉडी है जिसके पास जीरो काइनेटिक एनर्जी है क्योंकि इनकी वेलोसिटी इनिशियल में जीरो है, ठीक है ना। इनकी वेलोसिटी बढ़ाकर हम वी वेलोसिटी कर देते हैं। और वेलोसिटी कैसे बढ़ाया हमने? फोर्स के कारण एक्सेलरेशन कराया इनका, और कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ, और कुछ फोर्स हमने लगाया है, हमने कुछ वर्क किया होगा, वही वर्क इनको काइनेटिक एनर्जी दे रहा है, ठीक है ना। जो हमने वर्क किया बॉडी पर वही वर्क काइनेटिक एनर्जी में जाकर कन्वर्ट हुआ होगा, ठीक है ना। हमने इन पर वर्क किया और वही वर्क जाकर काइनेटिक एनर्जी में स्टोर हो गया। तो अब हमें चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। तो हम बोलेंगे जितना वर्क हमने किया है वही वर्क निकाल लो, उससे मिल जाएगा हमें काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। अब ध्यान से देखना वर्क कैसे निकाल रहे हैं यहां पर। अगर हम इक्वेशन ऑफ मोशन की थर्ड इक्वेशन यूज करें कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, हमें पता है, ठीक है ना, ये इक्वेशन हमें अच्छे से पता है, ठीक है। अच्छा, यहां पर ये वैल्यू वैल्यू कितनी है? जीरो, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू कितनी है? जीरो। और एक्सेलरेशन क्या होता है? अगर ध्यान से देखें एक्सेलरेशन क्या होता है, हमें सेकंड इक्वेशन एनएलएम सेकंड से पता है कि F इज इक्वल टू ma, और एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? फोर्स डिवाइडेड बाई मास, ये हो जाएगा एक्सेलरेशन। इसको यहां पर पुट कर दो, ठीक है ना, तो हमें मिलेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो प्लस 2 टाइम्स एक्सेलरेशन आ गया फोर्स डिवाइडेड बाई मास मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट। हमें चाहिए वर्क डन, ठीक है ना, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वर्क डन होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहां पर ध्यान से देखना फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिल रहा है हमें? मास को इधर लेकर चले जाओ और 2 डिवाइड कर दो इसमें, तो ये मिल गया वर्क। और हमें पता है जितना हमने वर्क किया होगा वही एनर्जी में जाकर स्टोर हुआ होगा, काइनेटिक एनर्जी में वही जाकर स्टोर हुआ होगा, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू, यहां पर वर्क बोल सकते हैं, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है ना। ये फॉर्मूला हमें याद रखना है, बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, ठीक है ना, दिमाग में होना चाहिए फॉर्मूला हमारे, ठीक है। एक फॉर्मूला और भी है, ध्यान से देखना। एक टर्म होता है मोमेंटम, हमने बताया था आपको, मास इंटू वेलोसिटी, मोमेंटम होता है मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है ना। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, इसी में एक मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक मास से डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। इसी में एक मास से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक मास से डिवाइड कर रहे हैं। तो जैसे ही मास से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो यहां पर बन जाएगा हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एम। अब ध्यान देखना ये क्या है, यही है पी स्क्वायर, यह है मोमेंटम स्क्वायर, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं हम, ठीक है ना, ये भी बहुत ज्यादा यूजफुल है अभी के लिए भी, और 11th क्लास में जाएंगे वहां पर भी, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m। तो ये तो काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फॉर्मूला तो है ही, हमें याद रखना है, इनको भी याद रखना है, ठीक है ना, पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2m को भी याद रखना है, ठीक है। चलिए वही डेरिवेशन इधर भी लिखा गया है, वर्क डन इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है। तो पॉज करके आप इसको पहले लिख लो,
काइनेटिक एनर्जी की डेफिनेशन, ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है आपको, और फॉर्मूला जो है काइनेटिक एनर्जी का ये डेरिवेशन के साथ लिख लो। इन्हें फिर से नहीं लिखना है आपको, ठीक है ना, इन्हें फिर से नहीं लिखना है, केवल ये लिखो बस, इन्हें नहीं लिखना है हमें फिर से। नेक्स्ट लिख लेना, वर्क इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, ठीक है ना, और ये दो फॉर्मूले मिल गए। अब ध्यान रखना यहां पर मास जो है केजी में ही रहेगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में रहेगा। एसआई में रखेंगे तभी आंसर हमारा जूल में मिलेगा, ठीक है ना। इसको सीजीएस में रख दें अगर हम ग्राम में, ठीक है ना, और इसको सेंटीमीटर पर सेकंड में रख दें अगर, तो जो एनर्जी मिलेगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, वो अर्ग में मिल जाएगा, ठीक है ना, सीजीएस यूनिट में मिल जाएगा। लेकिन ऐसा कभी ना करें हम कि इनको जो है सीजीएस और इनको जो है एमकेएस सिस्टम में लिख रहे हैं, एसआई सिस्टम में लिख रहे हैं, मिक्स ना करें हम, ठीक है ना, मिक्स कभी ना करें हम, ठीक है। और मोस्ट ऑफ द 99% जो क्वेश्चन रहेंगे हमारे इसी से होंगे, ठीक है ना, कि मास जो है केजी में यूज किया जाएगा और वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में यूज किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड कर रहा है? मास पे डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी स्केलर क्वांटिटी है। क्यों स्केलर क्वांटिटी है? क्योंकि ये एनर्जी है और एनर्जी स्केलर क्वांटिटी होता है, तो कोई भी एनर्जी हो, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, कोई भी एनर्जी हो, ठीक है ना, सभी जो है स्केलर ही रहेंगे, ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम, ठीक है ना। फ्रेम पर डिपेंड करने का मतलब ये हुआ कि ये ऑब्जर्वर पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। जैसे यहां पर एक बस जो है मूव कर रही है, मान लो 20 मीटर पर सेकंड से बस मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तो ये ड्राइवर की कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी विथ रिस्पेक्ट टू पर्सन एट रोड, ठीक है ना। रोड साइड पर जो पर्सन है, इनसे पूछा गया कि इस ड्राइवर के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये ड्राइवर की काइनेटिक एनर्जी बताएंगे ये पर्सन, ठीक है ना, क्योंकि इनको दिख रहा है ड्राइवर मोशन करता हुआ, ठीक है ना, ड्राइवर के पास वेलोसिटी है विथ रिस्पेक्ट टू दिस पर्सन। लेकिन जो पर्सन कार के अंदर ही है, बस के अंदर ही है, ठीक है ना, इनसे पूछा गया कि ड्राइवर के पास काइनेटिक एनर्जी है, तो ये बताएंगे नहीं, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि इनके रिस्पेक्ट में, पैसेंजर के रिस्पेक्ट में जो ड्राइवर है उसकी वेलोसिटी जीरो है, ठीक है ना। तो पैसेंजर के रिस्पेक्ट में ड्राइवर की वेलोसिटी जीरो है, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी जीरो, और इनके रिस्पेक्ट में वेलोसिटी नॉन जीरो है, जीरो नहीं है, इस वजह से इनके रिस्पेक्ट में काइनेटिक एनर्जी भी जीरो नहीं रहेगी, ठीक है ना। ये दिमाग में रखना, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन फ्रेम, बिकॉज स्पीड डिपेंड ऑन फ्रेम, स्पीड फ्रेम पर डिपेंड करते हैं, दैट्स वाई काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पर डिपेंड करेंगे, ठीक है। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 200 ग्राम इज मूविंग विथ वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी पोजेस्ड बाय ऑब्जेक्ट। तो हमें पता है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो है ध्यान से केजी में रखना है, ग्राम में नहीं रखना है, अदरवाइज गलत आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर रखेंगे हम जीरो, ये हाफ मल्टीप्लाई बाई 0.2 30 स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये कट जाएंगे, यहां पर ये मल्टीप्लाई है, 0.1 मल्टीप्लाई बाई 900 बिकम 90 जूल, ठीक है, मिल जाएगा ये। चलिए अब ये देखना, फाइंड काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रक ऑफ मास 5000 kg मूविंग विद वेलोसिटी दिस। ध्यान से पॉज करके ट्राई करो। हिंट ये है कि इसको पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा एसआई में, ठीक है ना। चलिए तो पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हम, 54 मल्टीप्लाई बाई 5/18, ठीक है, 18 3 54 बना देंगे, ये मिल जाएगा हमें 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। और काइनेटिक एनर्जी लिखना है तो हाफ एम, ठीक है, वी स्क्वायर, मिल गया हमें आंसर, ठीक है ना। इसको मल्टीप्लाई करके लिख लेंगे, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हमें। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां मिल जाएगा 2500, और 15 इंटू 15 को लिख सकते हैं हम 225, ये मिल जाएगा हमें 562500 जूल, ठीक है ना। और इसको लिख सकते हैं हम, ध्यान से अगर देखें तो किलो जूल में भी लिख सकते हैं हम, अगर यहां डेसिमल लगाएंगे तो किलो जूल में आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो इन्हें लिख सकते हैं 562
1.5 किलो जूल। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखना, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड इज 25 जूल। व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी इज डबल्ड। ठीक है ना, जब इनकी वेलोसिटी डबल कर दी गई तब इनका काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, पहला क्वेश्चन है। और दूसरा है व्हाट विल बी द काइनेटिक एनर्जी व्हेन वेलोसिटी इज इंक्रीज बाय 200%। तो इसमें दो क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो ध्यान से देखना। हम लिख रहे हैं के नॉट, जो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी है उसको के नॉट बोल दे रहे हैं, हाफ एम वी स्क्वायर था। ठीक है ना, अच्छा, और के डैश लिख रहे हैं हम हाफ एम वेलोसिटी बिकम डबल। ठीक है ना, वेलोसिटी बिकम डबल, तो यहां पर 2v का स्क्वायर। और इनका अगर रेशियो ले लें, ध्यान से देखना, इनका अगर रेशियो ले लो तो के नॉट डिवाइडेड बाई के डैश की वैल्यू मिल जाएगी हमें, हाफ से हाफ कट जाएगा, एम से एम कट जाएगा, वी स्क्वायर से वी स्क्वायर भी कट जाएगा। ठीक है ना, यहां 4 दिख रहा है हमें, हमें मिल जाएगा 1/4, और यहां से के डैश की वैल्यू मिल जाएगी 4 टाइम्स ऑफ के नॉट, 4 टाइम्स ऑफ के नॉट। ठीक है ना, और मिल जाएगा 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इज इक्वल टू 100 जूल। ठीक है ना, तो यहां ओवर इंफॉर्मेशन दिया गया था, 5 मीटर पर सेकंड के बिना भी आंसर निकाला जा सकता है। हो सकता है एग्जाम में जब पूछा जाए आपसे तो ये 5 मीटर पर सेकंड ना दिया गया हो, ठीक है ना, तब भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट में बोला गया है कि 200% वेलोसिटी इंक्रीज कर गया। ठीक है ना, तो ये बेसिक मैथ्स में हम देख चुके हैं कि कोई भी क्वांटिटी मान लो एफ है, ठीक है ना, कोई भी क्वांटिटी एफ है, अगर इसमें 10% का इंक्रीमेंट करते हैं तो न्यू एफ हो जाता है ये 1.1 एफ। मान लो 20% का इंक्रीमेंट करते हैं तो ये हो जाते हैं 20% के इंक्रीमेंट से, ठीक है ना, ये 1.2 एफ। 50% इंक्रीमेंट से अगर हमसे बोला जाए 50% इंक्रीमेंट किया गया इसमें तो कितना हो जाता है ये 1.5 एफ। ये सब बेसिक मैथ्स में हम देख चुके हैं। ठीक है ना, अगर 200% इंक्रीमेंट किया जाए, ठीक है ना, 200% इंक्रीमेंट, तो 100% इंक्रीमेंट पर एफ बढ़ जाएंगे। 200% इंक्रीमेंट पर कितना हो जाएगा, ये जो एफ क्वांटिटी रहेगा 200% इंक्रीमेंट पर ये कितना हो जाएंगे, 3f हो जाएंगे। समझ में रहे ना, तो इसी लॉजिक से जो के ट्रिपल डैश है, के ट्रिपल डैश, ये डबल डैश, के डबल डैश कितना हो जाएगा, हम बोलेंगे हाफ एम वेलोसिटी 200% इंक्रीज किया है। तो पहले वेलोसिटी अगर v था तो v कितना हो जाएगा, 3v हो जाएंगे। 200% इंक्रीमेंट बोला जाएगा ये, ठीक है ना, 200% इंक्रीमेंट, 100% इंक्रीमेंट v से 2v होंगे, 200% इंक्रीमेंट का मतलब है v से 3v हो गए, तो यहां हो जाएगा 3v का स्क्वायर। ठीक है ना, और अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन डिवाइडेड बाई जो अभी लिखा नीचे हमने के डबल डैश हाफ एम 9, यहां पर 3v स्क्वायर था, 3v स्क्वायर को अगर ध्यान से देखेंगे तो आ जाएगा 9v स्क्वायर। ठीक है ना, और इन दोनों का रेशियो ले लेंगे हम तो मिल जाएगा हमें के डबल डैश डिवाइडेड बाई के नॉट। ठीक है ना, दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाई दिस इक्वेशन कर रहे हैं इस बार हम, तो 2 से 1/2 से 1/2, m से m कट गया, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, बच जाएगा 9/1। ठीक है ना, तो के डबल डैश की वैल्यू मिल जाएगा 9 के नॉट, और के नॉट की वैल्यू दिया गया था 25 जूल। ठीक है ना, क्वेश्चन में दिया गया है 25 जूल, तो यहां रख दो 9 इंटू 25, दिस बिकम 225 जूल। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। चलिए अब हम आगे चलते हैं, ये पॉज करके लिख लो इसको पहले। अब ये क्वेश्चन देखना, अ बॉडी इज मूविंग इन स्ट्रेट लाइन विथ अ सर्टेन वेलोसिटी, ठीक है, अनदर बॉडी विथ डबल मास एंड हाफ वेलोसिटी, ठीक है ना, ऑफ फर्स्ट इज मूविंग, ठीक है ना, इन स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना, ऑफ सेकेंड
टू फर्स्ट। ठीक है, तो एक बॉडी है, इनका मास m है, वेलोसिटी v है, ठीक है ना। इनका काइनेटिक एनर्जी लेट्स k1 है, तो k1 की वैल्यू हो जाएगा हाफ m v स्क्वायर। एक दूसरी बॉडी है जिसका मास दिया गया है, ठीक है ना, मास डबल है, मतलब मास 2m है यहां, लेकिन वेलोसिटी जो है या स्पीड बोले हाफ है, तो यहां पर हो जाएगा k2 की वैल्यू हाफ मास इज 2m, ध्यान से वेलोसिटी v/2 का स्क्वायर, ठीक है ना। और ध्यान से देखेंगे तो ये मिल जाएगा बाई 4, और ये 2 से कट होगा तो यहां पर आ जाएगा, ध्यान से देखेंगे तो 1/2 ऑफ हाफ mv स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें देखना था दिस k2/k1, तो k2/k1 करेंगे तो दिस इक्वेशन डिवाइडेड बाय दिस, तो हाफ से हाफ कट जाएगा, m से m कट जाएगा, v स्क्वायर से v स्क्वायर कट जाएगा, और केवल ये 1/2 बच जाएंगे बस। समझ गए? चलिए इनको लिख लो, फिर आगे चलते हैं हम। अब हम एक न्यू कॉन्सेप्ट देख रहे हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है ना। इसकी मदद से क्वेश्चन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। इसको नहीं पढ़ेंगे तब भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे हमसे, लेकिन वहां लॉन्ग मेथड से हमें सॉल्व करना पड़ेगा, एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा, वर्क वगैरह तब जाकर कैलकुलेट करेंगे, सॉल्व होता है कुछ कुछ क्वेश्चन आगे देखेंगे हम, ठीक है ना। और इनकी मदद से क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। इस वजह से हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ रहे हैं, और 11th-12th में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहेगा। तो बेसिक अभी हम थोड़ा सा देख ले रहे हैं, ठीक है ना, अच्छे से, तो 11th-12th में ही देखा जाएगा इसे। अच्छा, वर्क एनर्जी थ्योरम कहते क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम कहते हैं अगर कोई हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है, कोई एक बॉडी है, उस पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क कैलकुलेट कर लो, और नेट वर्क डन, ठीक है ना, सारे का वर्क कैलकुलेट कर लो, और नेट वर्क डन जितना रहेगा वही चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा, ठीक है ना। नेट वर्क डन ऑन अ सिस्टम और अ बॉडी, ठीक है ना, इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ दैट बॉडी और सिस्टम। वैसे अभी हमें सिस्टम से कुछ खास लेना देना नहीं है, हमारे लिए क्या रहेगा, एक बॉडी पर जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं उनका वर्क कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना, और वर्क इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर देंगे, ठीक है। तो यहां लिखा जा रहा है, दिस थ्योरम स्टेट दैट work done by all forces acting on a body is equal to change in kinetic energy of body, ठीक है ना, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी के बराबर रहेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये जो स्टेटमेंट है ये बेसिकली लिखा गया है, ठीक है ना। अच्छा, इसी स्टेटमेंट से ध्यान से देखना, ये भी ड्राइव कर सकते हैं हम कि अगर इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, बॉडी रेस्ट पर है पहले मान लो, ठीक है ना, तो जितना भी वर्क किया हमने वही काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी रहेगा। इनिशियल वेलोसिटी 0 है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 है, तो जितने भी फोर्सेस वर्क कर रहे हैं सभी फोर्सेस का वर्क ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो यहां लिख रहे हैं द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज अमाउंट ऑफ नेट वर्क डन, ठीक है ना, ऑन दैट बॉडी फ्रॉम रेस्ट, ठीक है। खैर ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन तो नहीं है, टिक वगैरह करने के लिए यूज में आ सकते हैं, बस मेन हमारे लिए ये है स्टेटमेंट, ठीक है ना। और इस स्टेटमेंट से रिलेटेड ये फॉर्मूला कि वर्क डन समेशन, ये समेशन का साइन होता है, ठीक है ना, जहां पर भी कहीं मैथ्स में ये लिखा है साइन, ठीक है ना, इसका मतलब होता है सम करना, जितने भी वर्क हैं सभी का सम, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन, ठीक है ना, समेशन ऑफ ऑल वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए अब हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल करते हैं, काम करो, इसको पहले पॉज करके लिख लो। चलिए, व्हाट इज द वर्क टू बी डन टू इंक्रीज द वेलोसिटी ऑफ कार 36 किलोमीटर पर आवर टू 54 किलोमीटर पर आवर इफ मास ऑफ कार इज 1500 kg, ठीक है। तो वर्क डन क्या रहेगा, हम बोलेंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो के फाइनल कितना है, हम बोलेंगे हाफ एम, ठीक है ना, वी फाइनल का स्क्वायर, के इनिशियल कितना रहेगा हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर। अब बात आई कि इनिशियल वेलोसिटी क्या है, तो 36 किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड में पहले कन्वर्ट करना है हमें, ठीक है ना। तो इसको अलग से कन्वर्ट कर लेते हैं, 36 मल्टीप्लाई बाई 5/18,
ये कितना हो जाएगा 10, ठीक है ना। यहां पर आ जाएंगे 2 और 10 बना देंगे। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 है, फाइनल वेलोसिटी तो फाइनल वेलोसिटी रहेगा 5, ये 54 इंटू 5/18, 18 और ये मिल जाएंगे 15 मीटर पर सेकंड। यहां रख दो 15 मीटर पर सेकंड, ठीक है ना। और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहां पर ये कट होके 750 बन रहा है, ये भी कट होके 750 बन रहे हैं। 750 बाहर निकाल लिया हमने कॉमन, 15 का स्क्वायर 225 माइनस 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इसका डिफरेंस करेंगे तो आ जाएगा 125 मल्टीप्लाई बाई 750, ठीक है। और इनका प्रोडक्ट करके लिख लेंगे, मिल जाएगा हमें आंसर। ये मिल जाएंगे हमें 93750 जूल मिल जाएंगे। और अगर हमें किलो जूल में आंसर देना है तो हम इसको ये भी लिख सकते हैं 93.75 किलो जूल, ठीक है ना। इतना वर्क किया गया है इस पर, ठीक है। चलिए इसको लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। वर्क एनर्जी थ्योरम यही कहते हैं, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। यहां देखना, फाइंड स्टॉपिंग डिस्टेंस इन फॉलोइंग 10 kg ब्लॉक, ठीक है ना, इफ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक इज 50 न्यूटन। तो यहां पर जाकर ये स्टॉप हो गए एस डिस्प्लेसमेंट करके। फ्रिक्शन किधर लग रहा है, बैक साइड लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना है, 250 है, ठीक है ना, ये 50 न्यूटन है। अब यहां पर हमें वर्क एनर्जी थ्योरम लगाना है, तो हम बोलेंगे वर्क डन बाई फ्रिक्शन। नॉर्मल का वर्क तो जीरो रहेगा, mg का वर्क जीरो रहेगा, क्यों, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट के 90 डिग्री पर हैं। तो नॉर्मल और mg के वर्क को कंसीडर करना ही नहीं है हमें, केवल और केवल कंसीडर करना है फ्रिक्शन के वर्क को। फ्रिक्शन का वर्क क्या हो जाएगा, ध्यान देखना, -50 इंटू डिस्प्लेसमेंट विच इज, अच्छा डिस्प्लेसमेंट ही निकालना है हमें, ठीक है ना, डिस्प्लेसमेंट ही कैलकुलेट करना है, स्टॉपिंग डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है। मान लो s है, ठीक है ना, वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। जब ये रुक जाएंगे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी, माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m, ठीक है ना। m दिया गया है 10 kg v स्क्वायर, ठीक है ना, 20 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से हमें माइनस माइनस गेट कैंसल, s की वैल्यू मिल गई, स्टॉपिंग डिस्टेंस इज, ध्यान से देखना, ये जीरो से ये जीरो कट गए, ठीक है, ये 5 नीचे आ जाएगा और 2 भी है यहां पर एक, ठीक है ना, 10 बना देंगे ये, और यहां पर 20 इंटू 20 400 मिल जाएगा, और 10 से एक जीरो गायब हो जाएगा और आ जाएगा आंसर 40 मीटर। तो स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा हमें 40 मीटर, समझ गए। चलिए, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस वाला क्वेश्चन दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, यही क्वेश्चन हम दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। क्या करना था हमें, पहला काम था एक्सेलरेशन निकालना, ठीक है ना, उसके बाद थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, ठीक है, उसके बाद जो है थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन लगाना, ठीक है ना। तो यहां से स्टॉपिंग डिस्टेंस मिल जाएगा, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, एक्सेलरेशन पता चल जाएगा, नेगेटिव में नेगेटिव रख देंगे हम। लेकिन ये जो है बहुत ही लेंदी है, ठीक है ना, पहला काम एक्सेलरेशन निकालना, फिर से दूसरी इक्वेशन लगाना, और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कर रहे हैं, एक ही लाइन में आंसर दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम ज्यादा कन्वीनियंट है कुछ कुछ क्वेश्चन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखना, अ बुलेट ऑफ मास 15 ग्राम मूविंग विथ स्पीड 400 मीटर पर सेकेंड स्ट्राइक अ थिक टारगेट, ठीक है ना, एंड इज ब्रॉट टू रेस्ट इन 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर में इनको रोक दिया यहां पर बुलेट को, ठीक है ना, ये बुलेट है, मान लो, एक सेकेंड, ये 2 सेंटीमीटर में रुक गए, ठीक है ना। एक रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा इनको रोकने के लिए, रेजिस्टिव फोर्स लगा होगा अपोजिट डायरेक्शन टू वेलोसिटी, और ये रुक गए। अच्छा, कैलकुलेट द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट, पहला क्वेश्चन है, एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन बुलेट निकालना है हमें, ठीक है। और दूसरा है व्हाट हैपेंड टू काइनेटिक एनर्जी ओरिजिनली
पोजेस्ड बाई बुलेट। यहां पर जो काइनेटिक एनर्जी है वो कहां गया, ठीक है ना। तो यहां जो है ये थोड़ा बहुत ये हीटिंग कराने में जाएंगे, साउंड प्रोड्यूस होगा, उसमें कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। जो कोलिजन हुआ जब यहां पर इस वुडन लॉग से, ठीक है, तो ये स्लो डाउन हो रहे हैं, एक फोर्स लग रहा है, फोर्स नेगेटिव वर्क कर रहे हैं, इनकी स्पीड जो है धीरे धीरे डिक्रीज कर रही है, एनर्जी जो है कंज्यूम हो रही है, और एनर्जी हीटिंग में, हीटिंग इफेक्ट में जाएंगे, या फिर साउंड वगैरह में कुछ कुछ चले जाएंगे, ठीक है ना, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे। एनर्जी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, काइनेटिक एनर्जी साउंड एनर्जी और यहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो हमें निकालना था एवरेज फोर्स, ठीक है। तो जब यहां पर बुलेट मूव कर रहे थे तो फोर्स इधर लग रहा था, जो रेजिस्टिव फोर्स था वो बैक साइड लग रहा था, वेलोसिटी फॉरवर्ड में थे, डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड में थे, तो इनका वर्क क्या रहेगा, नेगेटिव। तो हम लिख रहे हैं माइनस एफ इंटू एस वर्क डन, ठीक है ना। नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि एंगल 180 है, अपोजिट में हम 180 रख लेंगे डायरेक्टली। तो वर्क इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है ना। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां पर माइनस से माइनस कट जाएगा, हमें एफ निकालना है, मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट इज 2 सेंटीमीटर, ध्यान से एसआई में रखना है सब कुछ। यहां पर आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 1/2। मास दिया गया है, बुलेट का मास दिया गया है 15 ग्राम, तो यहां रख लो 15 ग्राम, 15 डिवाइडेड बाई 1000, ठीक है ना, केजी में रखना है हमें ध्यान से। वेलोसिटी कितना था 400, तो यहां पर 400 स्क्वायर, ठीक है ना। अब ध्यान देखना, इसको कट कर रहे हैं, 0 0 0 0 से कट हो गया, ठीक है ना। यहां से ये 2 सेंटीमीटर, जो 2 था ये नंबर, यहां पर आ जाएगा 2 नंबर, और अब इसका प्रोडक्ट कर रहे हैं, ध्यान देखना, फोर्स इज इक्वल टू 15 इंटू 4 इंटू 4 16, 0 0 और 0 0, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 440। 0 से एक 0 कट गया, और 4 से ये कट करेंगे तो ये मिल जाएगा हमें 4, और 15 इंटू 4 60, और 000 और हमारे पास है इतना जूल, सॉरी न्यूटन, इतना न्यूटन फोर्स आ जाएगा, ठीक है ना। या फिर इसी को बोल सकते हैं 60 किलो न्यूटन, ठीक है ना। ये फोर्स लगेगा बुलेट पर, बहुत ही लार्ज फोर्स है, ठीक है। चलिए, इसको लिख लो पॉज करके। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी। जैसे हमने पिछले टॉपिक में काइनेटिक एनर्जी देखा था कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा हाफ mv स्क्वायर, और ये एनर्जी रहती थी ड्यू टू मोशन, ठीक है ना। बॉडी के मोशन के कारण जो एनर्जी रहेगी उसी को बोल देंगे हम काइनेटिक एनर्जी, बाय वर्च्यू ऑफ मोशन जो एनर्जी रहेगी उसको बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। तो हमें देखना है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसी भी बॉडी के शेप चेंज के कारण आएगा, ठीक है ना। कोई बॉडी का शेप चेंज हो गया तो उसमें एनर्जी अगर स्टोर हो जाए उसको बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को हम इलोंगेट कर दें, ठीक है ना, स्प्रिंग को अगर हम इलोंगेट कर दें तो यहां पर एनर्जी स्टोर हो जाएगी, इस एनर्जी को बोलेंगे हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। या फिर स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, ठीक है ना, स्प्रिंग को हमने कॉम्प्रेस कर दिया, नेचुरल लेंथ से इसको कॉम्प्रेस कर दिया, तो यहां पर जो एनर्जी स्टोर होगी इसको बोल देंगे हम पोटेंशियल एनर्जी। तो ड्यू टू शेप चेंज आएंगे, ठीक है ना। या फिर यहां गुलेल वगैरह है, इसके रबर को जब हम खींचेंगे, ठीक है ना, तो यहां पर भी एनर्जी स्टोर हो जाएगी ड्यू टू शेप चेंज, इसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। यहां पर तीर धनुष है, जब इसको पीछे हम खींचेंगे तो यहां और स्ट्रिंग में भी कुछ एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है ना, तो यहां पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगा। यहां पर पोटेंशियल एनर्जी क्यों स्टोर हो रहा है, क्योंकि ड्यू टू शेप चेंज, शेप चेंज हुआ इस वजह से पोटेंशियल एनर्जी आ गए, ठीक है ना। अच्छा, एक पोटेंशियल एनर्जी और आता है कि किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम किसी हाइट पर लेकर चले जाएं ड्यू टू पोजीशन, बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, ठीक है ना, तो बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन भी जो एनर्जी मिलेगी हमें उसको भी पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे, इसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे हम, ठीक है ना। तो यहां लिख रहे हैं हम पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी ऑफ बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स पोजीशन और चेंज इन शेप। शेप को कॉन्फ़िगरेशन भी बोल सकते हैं, या आप इतना ही लिख लो, और चेंज इन शेप। तो शेप चेंज के कारण जो एनर्जी रहेगी बॉडी के पास या सिस्टम के पास, या फिर बाय वर्च्यू ऑफ पोजीशन, हाइट, ठीक है ना, इनके कारण जो एनर्जी रहेगी उसको बोलेंगे हम
पोटेंशियल एनर्जी। समझ रहे हैं? अच्छा, जैसे काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था तो हमने देखा था कि इतना हमें वर्क करना पड़ा था। याद करो, इतना वर्क करना पड़ा था। तो जीरो पर पहले पार्टिकल रेस्ट पर था, उसके बाद फोर्स वगैरह लगाया, इसके पास वेलोसिटी v आ गई, कुछ डिस्प्लेसमेंट हुआ था। तो याद करो, हमने डिराइव किया, जितना वर्क किया हमने यहां से यहां पहुंचाने में, वही काइनेटिक एनर्जी था। ठीक है ना? तो पोटेंशियल एनर्जी अगर हमसे बोला जाए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, बॉडी के पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो हम बोलेंगे जितना हमने वर्क किया इसको इलोंगेट करने में या कॉम्प्रेस करने में या फिर यहां से यहां बॉल ले जाने में जितना हमने वर्क किया होगा वही पोटेंशियल एनर्जी का चेंज रहेगा। ठीक है ना? अगर पोटेंशियल एनर्जी में कैलकुलेट करना है तो हम बोलेंगे सिस्टम को फॉर्म करने के लिए, सिस्टम को बनाने के लिए जितना एनर्जी लगा होगा, ठीक है ना, जितना हमने वर्क किया होगा वही रहेगा एनर्जी स्टोर्ड और वही रहेगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दैट बॉडी या सिस्टम। तो यहां लिख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट सिस्टम, एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट सिस्टम। ठीक है ना? ये भी लाइन लिख लो, इसकी भी जरूरत पड़ेगी हमें बहुत अच्छे से। ठीक है ना? अभी भी और 11th क्लास में भी पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म दैट सिस्टम। ठीक है ना? उस सिस्टम को बनाने के लिए जितना हमने वर्क किया। ठीक है ना? अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी रहेंगी, अभी देखेंगे। तो अलग अलग टाइप की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले देखने को मिलेंगे हमें। ठीक है ना? अभी तो केवल हम ग्रेविटेशन देखेंगे थोड़ी देर में। 11th क्लास में देखेंगे हम स्प्रिंग पोटेंशियल एनर्जी और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? चलिए, तो इसको पॉज करके लिख लो पहले आप, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, आप यही लिख लो बस। चलिए, टाइप ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, केवल हम टाइप्स देख रहे हैं बस अभी। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो हमें 11th क्लास में, ये 9th क्लास में अभी पढ़ना है। ठीक है ना? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इसको 11th क्लास में पढ़ेंगे हम, और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इसको 12th क्लास में पढ़ेंगे। ये रहेगा ड्यू टू पोजीशन ऑफ मास। ठीक है ना? मास के पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगा उसको बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ मास। ठीक है? 9th क्लास में इतना ही पढ़ना है हमें। और इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है रबर वगैरह में, ठीक है ना, ड्यू टू शेप चेंज, स्प्रिंग में ड्यू टू शेप चेंज। ठीक है? ड्यू टू शेप चेंज जो रहेगा उसको हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है ना? रबर में, स्प्रिंग में ये सब रहेगा। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या रहेगा, जैसे यहां ड्यू टू पोजीशन ऑफ मास है वैसे यहां पर ड्यू टू पोजीशन ऑफ चार्ज रहता है। दो चार्जेस के बीच के इंटरेक्शन से जो पोटेंशियल एनर्जी आती है उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक बोलते हैं। इसको हम 12th क्लास में देखेंगे। अभी केवल इतना सा लिख लो पॉज करके, फिर हम आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, और 9th क्लास में मेनली यही हमारे सिलेबस में है। कोई भी बॉडी किसी हाइट पर है, ठीक है ना, तो हाइट के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसको बोल देंगे, या पोजीशन के कारण जो पोटेंशियल एनर्जी आएगी उसी को बोल देंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? यहां पर पानी जो है किसी हाइट पर स्टोर्ड है डैम में, ठीक है ना, तो इस पानी के पास भी जो एनर्जी है उसको बोलते हैं हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। ठीक है? तो यहां लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाई अ बॉडी ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस। ठीक है ना? ड्यू टू हाइट अबव अर्थ सरफेस, भी जो भी एनर्जी रहेगी उसमें उसी को बोलेंगे हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है? तो ये डेफिनेशन आपको याद रखना है। ठीक है? केवल इतना भी याद रहेगा, ड्यू टू हाइट। ठीक है ना? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ मास ड्यू टू हाइट, केवल अगर इतना भी दिमाग में रहेगा तो काम बन जाएगा हमारा। ठीक है? सच एज एनर्जी इन हाई वाटर डैम, वाटर डैम में जो एनर्जी स्टोर्ड है उसको भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। एनर्जी ऑफ अ बॉल एट टॉप ऑफ बिल्डिंग, ठीक है ना, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के एग्जांपल हैं। तो इसको लिख लो पॉज करके, फिर आगे चलते हैं हम। चलिए, ये एग्जांपल है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? जैसे भाखड़ा नागल डैम ऑन सतलुज रिवर, हिमाचल प्रदेश में है ये। ठीक है ना? और नागार्जुन डैम है कृष्णा रिवर पर, आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना? ये नागार्जुन डैम है। टिहरी डैम लार्जेस्ट डैम है इंडिया का, और भागीरथी रिवर उत्तराखंड में ये सिचुएटेड है। ठीक है ना? चलिए, अब हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला चाहिए। ठीक है ना? जैसे हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv², वैसे ही हम चाहते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का भी हमारे पास एक फॉर्मूला रहे। ठीक है ना? और स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था
कि पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, जितना वर्क रिक्वायर होगा टू फॉर्म दैट सिस्टम, ठीक है ना। तो कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर है, कोई ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर है, m मास का ऑब्जेक्ट, तो इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी, हम बोलेंगे यहां से यहां ले जाने में जितना हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना, वही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में जाकर वो स्टोर हुए होंगे, ठीक है ना। तो m मास का ऑब्जेक्ट अगर h हाइट पर ले जाएंगे हम, तो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो याद है हमें, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। स्लोली अगर इसको ऊपर ले गए हैं, स्लोली ऊपर ले गए हैं, तो कितना फोर्स लगाया होगा अपवर्ड हमने। जब स्लोली ले जाते हैं तो बैलेंस फोर्स रहता है, ऊपर हमारा फोर्स और नीचे mg बैलेंस रहते हैं, तो हमारा एक्सटर्नल फोर्स कितना रहता है, mg के बराबर ही रहता है। तो हमने फोर्स लगाया mg और डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, h हो गया, और दोनों जो है सेम डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट जिधर है उधर ही हमने फोर्स लगाया है, ठीक है ना। तो यहां cos 0 लिखने की जरूरत नहीं है, सेम डायरेक्शन में है, cos 0 1 होता है तो 1 लिखने की जरूरत नहीं यहां, और इनका प्रोडक्ट किया तो मिल गया हमें mgh अमाउंट वर्क किया हमने m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ले जाने के लिए, ठीक है ना। m मास के ऑब्जेक्ट को h हाइट पर ले जाने के लिए हमने वर्क कितना किया, mgh। वही mgh वर्क जो हमने किया है पोटेंशियल एनर्जी में जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमसे पूछा जाएगा पोटेंशियल एनर्जी कितना, हम बोलेंगे mgh। अच्छा, पोटेंशियल एनर्जी को आप पीई से भी लिख सकते हो, पोटेंशियल एनर्जी को आप पीई से भी लिख सकते हो कि पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू mgh, ठीक है ना। जैसे काइनेटिक एनर्जी को के ई से लिखते थे शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैपिटल यू सिंबल भी यूज किया जाता है, ठीक है ना। ये भी दिमाग में रखना है, चाहे तो आप पीई से लिखेंगे या फिर यू से लिखेंगे, मोस्ट ऑफ द बुक यू से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो कहीं यू लिखा गया तो हमारे दिमाग में चलना चाहिए पोटेंशियल एनर्जी, जैसे के ई से लिखते हैं हम, ठीक है ना। काइनेटिक एनर्जी को एम से लिखते हैं मास, एफ से लिखते हैं फोर्स, वैसे ही कैपिटल यू से जब लिखा जा रहा है तो उसको हम पोटेंशियल एनर्जी समझेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो यहां पर जो भी हमने वर्क किया वही पोटेंशियल एनर्जी में जाकर स्टोर हुआ है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ पॉइंट इज वर्क डन रिक्वायर्ड टू राइज बॉडी फ्रॉम ग्राउंड टू दैट पॉइंट, ठीक है। अब ध्यान समझना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है ना। इसका क्या मतलब हुआ, फ्रेम डिपेंडेंट होते हैं, ये फ्रेम पर डिपेंड करेगा कि रेफरेंस कहां लिया हमने, ठीक है ना। अगर ग्राउंड को रेफरेंस लिया है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh रहेगा, ठीक है ना। अगर हमने ग्राउंड को पोटेंशियल रेफरेंस लिया है कि ये पोटेंशियल एनर्जी 0 है, ठीक है ना, तो h हाइट पर कोई ऑब्जेक्ट है, इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, mgh। लेकिन किसी ने कहा कि अगर ये रेफरेंस है, इस रेफरेंस के हिसाब से बता दो पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। तो इस रेफरेंस के हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी अलग रहेगी, ग्राउंड भी हर जगह अलग अलग रहता है, ऐसा समझ लो, ठीक है ना। तो यहां से कुछ अलग हाइट रहेगा तो इनकी पोटेंशियल एनर्जी इस रेफरेंस से अलग आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये दिमाग में रखना, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी इज फ्रेम डिपेंडेंट, इट मींस इट डिपेंड वेयर ग्राउंड लेवल और रेफरेंस लेवल वी टेक, ठीक है ना। किस रेफरेंस लेवल को हम ले रहे हैं, वहां से हाइट मेजर कर रहे हैं, किस रेफरेंस लेवल से हाइट मेजर हो रही है वो मैटर करेगा यहां, ठीक है ना। तो बोला जाता है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड करते हैं, ठीक है ना। चलिए, लेकिन चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी फ्रेम पे डिपेंड नहीं करते, ठीक है ना। मान लो ये फ्रेम है और एक बॉडी यहां से यहां गई है, डेल्टा एच इसमें चेंज आया हाइट का, ठीक है ना। तो चाहे आपके लिए ये फ्रेम है, रेफरेंस पॉइंट ये है, या फिर रेफरेंस पॉइंट ये है, या रेफरेंस पॉइंट ये है, रेफरेंस पॉइंट कहीं पर भी रहे, ठीक है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखो, जब दोनों का डिफरेंस लेंगे ना तो तीनों केस में सेम आ जाएगा, ठीक है। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है, समझ रहे हैं ना। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड नहीं करता रेफरेंस पर। तो यहां लिख रहे हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज is path independent and also independent of reference level we chosen। तो रेफरेंस लेवल पर भी डिपेंड नहीं करता है और पाथ पर भी डिपेंड नहीं करता है। ध्यान समझना, इनको डायरेक्ट लेकर चले गए यहां से यहां,
जितना चेंज आया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का, इस पाथ पर ले गए हम, इस पाथ पर इस बॉल को यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, यहां ले गए, ठीक है ना, अभी भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी में उतना ही चेंज आया है। समझ रहे हैं ना? एक बॉडी है, यहां से हम डायरेक्ट ले गए ऊपर, या फिर इसको यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, फिर यहां ले गए, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां, उसके बाद यहां ले गए। तो इस पाथ पर भी उतना ही ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा जितना डायरेक्ट ले जाने में चेंज आया है। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का जो चेंज रहेगा वो पाथ इंडिपेंडेंट है, पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा है, केवल इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड कर रहा है बस, कि इनिशियल कहां है, फाइनल कहां है, ठीक है ना। और दूसरा, रेफरेंस लेवल पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, कौन सा रेफरेंस है उस पर भी डिपेंड नहीं करते ये। समझ गए? चलिए, तो इसको पॉज करके लिख लो, ठीक है। ये चाहे तो ना बनाए आप, ये बना लेना, और डेल्टा यू इज इक्वल टू एम जी डेल्टा एच लिख लो इसमें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब ये क्वेश्चन देखना, वाटर टैंक एट द टॉप ऑफ बिल्डिंग 25 मीटर हाइट कंटेन 1000 kg ऑफ वाटर, कैलकुलेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर। तो यहां पर 1000 kg वाटर है, कितने हाइट पर रखे गए? ये 25 मीटर हाइट पर रखे गए हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh। तो मास कितना है? 1000। कुछ नहीं बताया जाएगा तो g की वैल्यू 10 यूज किया जाता है, लेकिन यहां पर 9.8 इन्होंने लिख दिया है तो हमें 9.8 ही यूज करना है, ठीक है ना। 9.8 मल्टीप्लाई बाई h 25 मीटर, तो इसका प्रोडक्ट कर देंगे, मिल जाएगा हमें 245,000 जूल मिल जाएगा। ध्यान रखना, कोई भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, कोई भी एनर्जी है, सभी की यूनिट क्या रहेगा? जूल रहेगा। और इसको हम 245 किलो जूल भी बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, अ बैग ऑफ राइस हैज अ मास 100 kg, टू व्हाट हाइट शुड बी राइज्ड सो दैट इट्स ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बिकम दिस। तो U इज इक्वल टू mgh होता है, और हमें दे रखा है इन्होंने U कितना है, पोटेंशियल एनर्जी इतना दे रखा है, मास दे रखा है इन्होंने, G की वैल्यू ये दिया गया है वैसे, ठीक है ना। तो G की वैल्यू हम यही यूज कर ले रहे हैं 9.8, और H तो ये जीरो जो है ये डेसिमल गायब कर देगा, एक जीरो से ये जीरो कट गया, 98 से 98 कट गया ये, और हाइट मिल गया हमें कितना? 10 मीटर, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे क्वेश्चन। अब हम देखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जो भी पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू शेप चेंज आएंगे उसको बोलेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। जैसे स्प्रिंग को इलोंगेट किया जाए या कॉम्प्रेस किया जाए तो शेप चेंज हो जाता है, तो उसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी रहेगी, ठीक है ना। रबर वगैरह में, रबर को अगर हम खींचेंगे तो वहां पर जो पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड हो जाती है उसको भी हम बोलेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना। या फिर तीर धनुष है, यहां पर इसको जब खींचेंगे हम तो इनका शेप चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर भी जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको बोलेंगे हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो लिख रहे हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, ठीक है ना। ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप, यही याद रखना है हमें, ड्यू टू डिफॉर्मेशन ऑफ शेप। इट मे बी बाई स्ट्रेच और कॉम्प्रेशन, ठीक है ना। स्ट्रेच हो सकता है या कॉम्प्रेस हो सकता है, दोनों के कारण हो सकते हैं। और सच एज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बो एंड एरो, यहां पर जो एनर्जी है वो भी पोटेंशियल एनर्जी ही है तीर धनुष में, ठीक है ना। एंड एनर्जी इन स्ट्रेच्ड कैटापुल्ट, ये गुलेल वगैरह जो है इसमें जो एनर्जी स्टोर्ड होगी उसको भी पोटेंशियल एनर्जी ही बोलेंगे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे। अब ध्यान देखना, यहां पर स्प्रिंग नेचुरल लेंथ पर है। नेचुरल लेंथ मींस जब उसमें कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, ठीक है ना, अनस्ट्रेच्ड कंडीशन में है, तो इसको बोलते हैं नेचुरल लेंथ। जनरली 11th क्लास में देखेंगे L नॉट्स इसको रिप्रेजेंट करते हैं। और यहां पर जब हमने फोर्स लगाया
ठीक है ना, तो ये कंप्रेस हो गए, ठीक है ना, इस पर फोर्स लगाया तो ये कंप्रेस हो गए, कंप्रेस्ड कंडीशन में है ये अभी, यहां पर ये नेचुरल कंडीशन में है, और यहां इलोंगेट कर दिया हमने, ठीक है ना, इलोंगेट कर दिया, स्ट्रेच किया है, तो यहां पर बोलते हैं इलोंगेटेड में है या स्ट्रेच्ड कंडीशन में है, ये बोला जाता है, ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसको लिख लो आप अपनी कॉपी में पहले, हो सके तो ये स्प्रिंग वाला डायग्राम बना लो, बाकी डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्प्रिंग वाला बना लो, नेचुरल लेंथ में है, यहां पर कॉम्प्रेस्ड है, यहां पर इलोंगेटेड है, ये लिख लो आप अपनी कॉपी में, ठीक है। स्प्रिंग सिंपली ऐसे बना लिया करो, ये है नेचुरल लेंथ स्प्रिंग का, और यहां पर स्प्रिंग कॉम्प्रेस्ड है, ठीक है ना, और स्प्रिंग यहां पर इलोंगेटेड है, ठीक है, ऐसे बना सकते हैं आप डायग्राम। चलिए अब हम देखेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है एनर्जी कभी भी डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती, ठीक है ना, एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट हो सकते हैं, कभी भी ये डिस्ट्रॉय नहीं हो सकते, कभी ये जनरेट नहीं हो सकते हैं, ठीक है ना, कभी इनको क्रिएट नहीं किया जा सकता है, कभी डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता है, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ये कन्वर्ट किए जा सकते हैं बस। केमिकल एनर्जी रहेगा उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देंगे, मैकेनिकल एनर्जी रहेगा उसको हीट में एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रहेगा उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देंगे, मैकेनिकल रहेगा उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर देंगे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्रिएट या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहता है, तो वही यहां लिख रहे हैं, इट सेज दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट एनर्जी कैन चेंज इट्स फॉर्म, ठीक है ना। अच्छा, जैसे यहां पर ये केमिकल एनर्जी है, फ्यूल है, या फिर बैटरी में जो केमिकल एनर्जी है, ठीक है ना, फूड में जो केमिकल एनर्जी रहता है, ये दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो सकते हैं, जैसे कार में, ठीक है ना, ईवी कार में केमिकल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी या मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, हमको समझ में आ रहा है। यहां पर पावर प्लांट्स में जो भी फ्यूल है, ठीक है ना, कोल वगैरह है, इसको बर्न किया जाएगा, इससे डायनमो वगैरह रन कराया जाएगा, ठीक है ना, और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जाएगा, ठीक है ना, तो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गए। फ्यूल यहां पर भी यूज हो रहा है, केमिकल एनर्जी इनको जो है ऊपर ले जा रहे हैं, और काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी इनकी बढ़ा रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है यहां पर, एक तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। हम फूड इनटेक करेंगे और फूड से ही हम वर्क वगैरह करते हैं, ठीक है ना, और यहां पर सन से जो एनर्जी आ रही है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आ रहे हैं, हीट एनर्जी आ रही है, उसको ये कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, सोलर पैनल, और फिर ये टीवी में या फिर बल्ब वगैरह को दे रहे हैं ये एनर्जी, बल्ब में वो लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जा रहा है, और टीवी में साउंड एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं बस, कहीं एनर्जी जनरेट या डिस्ट्रॉय नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है ना, एनर्जी जनरेट नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बस हम, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके कई सारे सिस्टम देखेंगे जिसमें एनर्जी को वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में चेंज किया जाएगा। जैसे यहां पर ये इलेक्ट्रिकल मोटर है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना, और यहां पर ये एलपीजी स्टोव है, ये केमिकल एनर्जी, एलपीजी का जो केमिकल एनर्जी रहेगा उसको हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करेंगे। गैस स्टोव कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ एलपीजी इनटू हीट एनर्जी प्लस लाइट एनर्जी भी लिख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिकल बल्ब है, ये जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, हमें पता है, सीएफएल वगैरह जो रहेंगे, ठीक है ना। बैटरी है, ये केमिकल एनर्जी ऑफ द बैटरी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है ना, ये मोबाइल वगैरह में यूज किए जाएंगे, ये कार बैटरी या इन्वर्टर वगैरह में यूज किए जाएंगे। नेक्स्ट है कार इंजन, कार इंजन में फ्यूल कंबशन होता है, फ्यूल की बर्निंग होती है, और बर्निंग में केमिकल एनर्जी फ्यूल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, और वो हीट एनर्जी यूज करके मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है, जो कि काइनेटिक एनर्जी रहेगा। तो लिखा जा रहा है कार इंजन कन्वर्ट केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल टू हीट एनर्जी एंड देन मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना, या काइनेटिक एनर्जी बोल सकते हैं हम।
कोई भी इंजन रहेंगे उसमें यही हो रहा होगा, वो चाहे ट्रक इंजन हो या फिर ट्रेन इंजन हो या फिर ट्रैक्टर इंजन हो, कोई भी इंजन हो उसमें यही चल रहा होगा। ठीक है। नेक्स्ट ये इलेक्ट्रिकल आयरन है, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। इसमें कुछ नाइक्रोम वायर वगैरह रहते हैं जिसमें हीटिंग होती है और ये हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। स्टीम इंजन, स्टीम इंजन वगैरह में अभी तो यूज नहीं होते, पहले होते थे। यहां पर कंबशन होता था, ठीक है ना, कोयला वगैरह बर्न करेगा और इसमें हीटिंग होगी, स्टीम जनरेट होगा। स्टीम से पिस्टन वगैरह मूव कराया जाएगा और मैकेनिकल एनर्जी में ये कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है ना, तो केमिकल एनर्जी यहां पर जो कोल में है उसको हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया गया और हीट एनर्जी को फर्दर कन्वर्ट किया गया मैकेनिकल एनर्जी में। तो स्टीम इंजन कन्वर्ट हीट एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। वैसे कोल को पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद जो है कन्वर्ट किया जाता है मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है। नेक्स्ट सोलर सेल है। सोलर सेल लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है। दूसरा सोलर वाटर हीटर, सोलर वाटर हीटर ये जो है लाइट एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, वाटर की हीटिंग वगैरह में। ठीक है ना, तो सोलर वाटर हीटर कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू हीट एनर्जी। ठीक है, यहां लाइट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं और यहां पर हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। नेक्स्ट है टॉर्च। टॉर्च में बैटरी वगैरह रहेगी, केमिकल एनर्जी एक तरह से है वहां पर, और उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में और उसके बाद लाइट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है ना, स्पीकर की बात करें तो ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट करेंगे। माइक्रोफोन की बात करें तो ये साउंड एनर्जी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल या इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे, हम समझ सकते हैं। जनरेटर या डायनमो, जनरेटर देखा होगा, ये जो पार्ट है ना मेनली यही जनरेटर रहता है। ठीक है ना, और जो ये वाला पोर्शन होता है ये इंजन होता है, और इसको कभी कभी कंबाइनली भी जनरेटर बोलते हैं, लेकिन ध्यान रखना यही केवल जनरेटर या डायनमो है। इसका यहां अलग से डायग्राम बनाया गया है। तो जब भी जनरेटर बोला जाएगा तो हम डायनमो समझेंगे, हमारे दिमाग में डायनमो चलना चाहिए। ठीक है ना, तो डायनमो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, डायनमो क्या करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो यहां पर जो इंजन होता है ये केमिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी रोटेशन में ये कन्वर्ट कर देते हैं, और इसके बाद डायनमो जो है रोटेशन को, जो रोटेशनल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है एक तरह से, उनको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है ना, तो डायनमो दिमाग में रखना या जनरेटर। नेक्स्ट, फ्यूल कहीं बर्न हो रहा है, अगर कंबशन वगैरह हो रहा है, ठीक है ना, तो यहां पर केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक है ना, कहीं भी कंबशन वगैरह हो रहा है तो हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होंगे ये। ठीक है, बॉडी के मेटाबॉलिज्म में जो केमिकल एनर्जी फूड की है वो हीट एनर्जी में, या फिर बोलेंगे हम एटीपी वगैरह में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है ना, केमिकल एनर्जी ऑफ फूड, थर्मल एनर्जी या एटीपी, ये बायो में मेनली आप पढ़ेंगे। ग्लूकोज जो है एटीपी में कन्वर्ट होता है। ठीक है ना, बस इतना समझना कि यहां केमिकल एनर्जी ऑफ फूड हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है ना, नेक्स्ट है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट। यहां पर जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी रहेगा उससे करंट जनरेट किया जाएगा। और करंट कैसे जनरेट किया जाएगा, जो वाटर है, ठीक है ना, उनको यहां से पास कराया जाएगा और ये टरबाइन को रन करेंगे। ठीक है ना, टरबाइन जब इससे रन होगी वाटर से, तो यहां पर मैकेनिकल एनर्जी में एनर्जी कन्वर्ट हो गई, पोटेंशियल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी, और ये टरबाइन डायनमो को रोटेट कराएंगे। ये डायनमो या जिनको जनरेटर अभी बोला था हमने, डायनमो या जनरेटर, यहां पर एक यूज किया जाएगा, वर्टिकल डायनमो रहेगा। ठीक है ना, और ये डायनमो रोटेट होगा, डायनमो रोटेशन के कारण इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और ये इलेक्ट्रिसिटी यूज किया जाएगा। समझ रहे हैं ना, यहां पर वाटर है, इनके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और इस पोटेंशियल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में टरबाइन ने कन्वर्ट किया, और टरबाइन की जो काइनेटिक एनर्जी है उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जनरेटर या फिर हम बोलेंगे डायनमो ने कन्वर्ट किया। ठीक है, और इसके बाद जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई।
तो वाटर में पोटेंशियल एनर्जी उनको काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट किया गया टरबाइन से, और उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया डायनमो या जनरेटर से। ठीक है ना, तो इतना सा वर्किंग है ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में। नेक्स्ट, जैसे ये जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स हैं, ठीक है ना, तो यहां पर ऐसा जो है जनरेट किया जा रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी इसी मेथड से। ठीक है, यहां पर वाटर जो है स्टोर किया जाएगा, रिजर्व किया जाएगा, ठीक है ना, हाइट पर किसी, और उसको जो है फिर लोअर हाइट पर छोड़ा जाएगा जब, तो टरबाइन के थ्रू छोड़ा जाएगा, तो टरबाइन रन होगा। टरबाइन रन होने से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुआ एनर्जी, और उसके बाद टरबाइन ने डायनमो को रन कराया। ठीक है ना, तो वहां से एनर्जी हमें मिल जाएगी। चलिए नेक्स्ट, इलेक्ट्रिकल फैन है। ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, वेलोसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। नेक्स्ट देख रहे हैं हम थर्मल पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट में अगर हम देखें तो यहां पर फ्यूल बर्न किया जाएगा। फ्यूल कोल हो सकता है या फिर बायोफ्यूल हो सकता है, जैसे वुड हो सकता है या फिर पराली वगैरह हो सकती है। इनको यहां पर बर्न किया जाएगा। इनकी बर्निंग से वाटर को बॉयल किया जाएगा। ठीक है ना, और वाटर जो है स्टीम में कन्वर्ट होगा, हाई प्रेशर स्टीम में कन्वर्ट होगा, और इस स्टीम की मदद से टरबाइन को रन कराया जाएगा। जैसे हाइड्रो पावर प्लांट में वहां पर वाटर हाइट पर था, और वो जब आ रहे थे नीचे तो उनको काइनेटिक एनर्जी मिल रही थी और उससे टरबाइन रन हो रहा था। लेकिन यहां पर हाई प्रेशर स्टीम से टरबाइन रन होगा, और हाई प्रेशर स्टीम कैसे बना? फ्यूल की बर्निंग से बना है। वाटर यहां बॉयल हुआ, वाटर को बॉयल किया हमने, और टरबाइन चलेगा, टरबाइन रोटेट होगा, तो यहां काइनेटिक एनर्जी मिल गया हमें। अब हम जनरेटर रहेगा या डायनमो रहेगा, ठीक है ना, डायनमो इस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी वगैरह में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है ना, उसके बाद फिर से स्टीम को कंडेंस करके फिर से इसी बॉयलर में भेजा जाता है वाटर वगैरह के फॉर्म में। ठीक है ना, उतना हमें नहीं जानना है। तो यहां पर केमिकल एनर्जी फ्यूल की हीट एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, बर्निंग वगैरह होगी पहले, उसके बाद टरबाइन में मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया जाएगा, उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन कन्वर्ट करेगा? ये डायनमो या जनरेटर जो है कन्वर्ट करेंगे। ठीक है ना, और यहां पर ये कूलिंग टावर वगैरह रहता है, जो वाटर वगैरह आता है हीटेड, यहां स्टीम इसको कूल करने के लिए रहता है, लेकिन इतना हमें नहीं जानना है अभी। ठीक है ना, कि पावर प्लांट कुछ ऐसे देखने में दिखेंगे हमें, यहां कंबशन वगैरह हो रहा होगा। ठीक है ना, और ये कूलिंग टावर वगैरह है। ठीक है, इसमें इतना समझ लो, फ्यूल को बर्न किया जाएगा और बर्निंग से जो एनर्जी मिलेगी उससे वाटर को बॉयल किया जाएगा, और वहां पर हाई प्रेशर स्टीम मिलेगा। स्टीम जो है टरबाइन को रन करेगा। ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हमें, और टरबाइन डायनमो को रन करेंगे तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल जाएगी। ठीक है ना, कुल मिला के हम पानी गर्म कर रहे हैं, पानी बॉयल कर रहे हैं, उससे जो स्टीम बन रही है उससे टरबाइन रन हो रही है यहां पर। ठीक है ना, और फिर डायनमो रन हो रहा है, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है। एनटीपीसी वगैरह इसी से एनर्जी जनरेट करते हैं। ठीक है ना, मेनली। अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन ड्यूरिंग फॉलिंग बॉल। यहां पर एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, ठीक है ना, h हाइट से एक बॉल को ड्रॉप किया गया है, और यहां ये बेस है समझ लो। यहां पर टोटल एनर्जी, यहां टोटल एनर्जी, यहां टोटल एनर्जी कंजर्व रहेगा, ये हम प्रूफ करने वाले हैं इसमें। ठीक है ना, चलिए, तो ये मान लेते हैं हम स्मॉल h हाइट। ठीक है, इनिशियल में वेलोसिटी जीरो है। वेलोसिटी जीरो है, इसका मतलब इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? जीरो। और पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? mg कैपिटल H। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? mg कैपिटल H। ठीक है ना, अच्छा, अब यहां पर जब बॉल आ गए तो इनके पास कुछ वेलोसिटी हो गई, लेट्स v1 वेलोसिटी हो गई। ठीक है, और हाइट कितना? स्मॉल h हाइट है, तो काइनेटिक, यहां पर पोटेंशियल एनर्जी अगर हम देखें तो पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा? mgh। और काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा? तो काइनेटिक एनर्जी रहेंगे हाफ m v1 स्क्वायर। अब बात आई ये v1 स्क्वायर क्या है? ठीक है ना, यहां पर v1 स्क्वायर कितना है वो देखते हैं। तो ध्यान से देखना, यहां से यहां जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है वो कितना हुआ है? h माइनस h का डिस्प्लेसमेंट हुआ है। ये h टोटल था, इनको माइनस कर देंगे तो h माइनस h जो है ये हाइट नीचे आए हैं। अब यहां हम यूज कर रहे हैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है ना, ध्यान से थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना।
हम लिख रहे हैं V1 स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2GH डिस्प्लेसमेंट 2G 2AS होता है, डाउनवर्ड एक्सेलरेशन है, हमको दिख रहा है एक्सेलरेशन इनका डाउनवर्ड है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन G के बराबर है, तो 2AS S की जगह पर लिख सकते हैं हम H माइनस H, ठीक है ना। तो V1 स्क्वायर मिल गया, V1 मिल गया, यहां पर इसकी वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट करो, ध्यान से देखना, हाफ m V1 स्क्वायर, V1 स्क्वायर की वैल्यू कितना है यहां पर 2GH माइनस H, और केयरफुल होकर अगर देखें हम तो ये 2 से ये 2 कट गया, अच्छा तो यहां पर मिल रहा है हमें कितना mgH माइनस H2, ये मिल रहा है यहां का काइनेटिक एनर्जी, समझ रहे हैं ना, यहां का काइनेटिक एनर्जी, और यहां पर पोटेंशियल एनर्जी इतना है, तो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम कितना है, अगर ध्यान से देखें आप, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक अगर देखें यहां पर, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम कितना है, तो केयरफुल होकर देखना, इन दोनों का सम करो अच्छे से, ये H2 नहीं ये H है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो ये स्मॉल h गायब हो जाएगा, तो कितना मिलेगा हमें mg कैपिटल H ही मिलेगा। यहां पर भी इन दोनों का सम mg कैपिटल H है, यहां पर भी सम mg कैपिटल H है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम देखेंगे जस्ट बिफोर कोलिजन अगर देखें, फाइनल वेलोसिटी लेट्स v है, और v कैलकुलेट करना है, थर्ड इक्वेशन यहां मोशन की लगा रहे हैं हम, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a विच इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डिस्प्लेसमेंट कैपिटल H, ठीक है ना। अच्छा यहां पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, बिल्कुल ग्राउंड पर आ गए, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0, तो ग्राउंड पर पोटेंशियल एनर्जी 0 है, काइनेटिक कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर, और हाफ m v स्क्वायर की वैल्यू कितना है देखो 2GH है, तो यहां रख दो 2GH, तो हाफ m और v स्क्वायर की वैल्यू रख रहे हैं 2GH, और यहां 2 से 2 कट गया, कितना मिल गया ये mg कैपिटल H, तो इन दोनों का सम ध्यान से देखना, इन दोनों का सम कितना है, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक कितना है, तो हम लिखेंगे दिस इज इक्वल टू 0 प्लस mg कैपिटल H इज इक्वल टू mg कैपिटल H, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी जस्ट बिफोर कोलिजन बॉटम मोस्ट पॉइंट पर भी mgh एनर्जी है, और यहां पर भी mgh एनर्जी है, इन बिटवीन यहां पर भी mgh एनर्जी है, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर भी mgh एनर्जी है, टोटल एनर्जी, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं ड्यूरिंग फ्री फॉल मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व है, ठीक है ना, मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट है, ठीक है, काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ड्यूरिंग फ्री फॉल, जब भी फ्री फॉल हो रहा होगा, कहीं एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, तो वहां पर पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहता है, कंजर्व रहता है, ठीक है ना। चलिए इसको पॉज करके लिख लेना आप। नेक्स्ट हम देखेंगे सिंपल पेंडुलम में एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है ना। जैसे मान लो एक पेंडुलम है, और पेंडुलम मींस कोई स्ट्रिंग से बांधा हुआ, यहां पर कोई मास रख लिया हमने, ठीक है ना, और यहां पर इसको जो है किसी एंगल से, पहले ये बॉटम पर रहा होगा, इसको यहां से रिलीज किया हमने, ठीक है ना। जैसे ही रिलीज करेंगे तो इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, 0, पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा क्योंकि हाइट सबसे ज्यादा है इनके पास, ठीक है ना। अच्छा फिर ये नीचे आएंगे, नीचे आना स्टार्ट होंगे, तो जब यहां पर रहेंगे तो इनके पास थोड़ा कम पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी कम रहेगा, थोड़ा बहुत वेलोसिटी आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा इनके पास, ठीक है ना। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी यहां सबसे ज्यादा रहेगी, ठीक है ना, काइनेटिक एनर्जी यहां पर सबसे ज्यादा रहेगी। फिर जब दूसरे साइड जाएंगे ये, ठीक है ना, दूसरे साइड जब जाना स्टार्ट करेंगे ये, तो यहां पर इनके पास थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी आएगा,
काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। जब ये ऊपर जाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा, वेलोसिटी कम होती रहेगी। एक टाइम ऐसा आएगा जितने एंगल से इधर रिलीज किया है, जितने हाइट से यहां पर रिलीज किया गया है, उतने ही हाइट पर जब दूसरे साइड पहुंच जाएंगे तो जब पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही हो जाएगी तो काइनेटिक कितना हो जाएगा, जीरो। ठीक है ना। फिर से वहां से वापस आएंगे तो यहां काइनेटिक जीरो है, ओनली पोटेंशियल है, यहां काइनेटिक पोटेंशियल बोथ है। यहां पर केवल काइनेटिक रहेगा, पोटेंशियल जीरो रहेगा। फिर से बोथ, और यहां पर काइनेटिक जीरो, ओनली पोटेंशियल, और यही कन्वर्ट होता रहेगा आपस में। ठीक है ना। एयर फ्रिक्शन वगैरह को अगर नेग्लेक्ट कर दें तो ये काफी देर तक जो है ऑसिलेट करते रहेंगे यूं ही। ठीक है। तो आइडियल केस में अगर हम बात करें तो यहां पर V मैक्स है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर, तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा है। ये ग्राफ एक तरह से बनाया जा रहा है। ठीक है ना। पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। थोड़ा यहां पर जब आएंगे मीन पोजीशन से थोड़ा सा आगे जब निकलना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, जैसे थोड़ी हाइट पर जाएंगे ये, तो काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों रहेगा। ठीक है। और एक्सट्रीम पॉइंट पर, जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेंगे, ठीक है ना, एक्सट्रीम पॉइंट पर रहेंगे, तो यहां काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी क्योंकि वेलोसिटी जीरो हो गई। पूरा का पूरा एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में रहेगा। ठीक है ना। उसके बाद फिर से एक्सट्रीम से जब वापस आना स्टार्ट करेंगे, एक पॉइंट आएगा जहां पर टोटल एनर्जी, काइनेटिक और पोटेंशियल इक्वल अमाउंट में रहेंगे। बॉटम मोस्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो टोटल काइनेटिक रहेगा, पोटेंशियल जीरो है। ठीक है ना। और फिर से दूसरे साइड ये जाना स्टार्ट करेंगे तो यहां पोटेंशियल काइनेटिक दोनों आ जाएगा। फिर एक्सट्रीम पॉइंट पर वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, काइनेटिक जीरो हो जाएगी और केवल पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। ठीक है ना। और फिर से काइनेटिक पोटेंशियल मिलेगा और इसी साइकिल को ये रिपीट करते रहेंगे। ठीक है ना। ऑसिलेशन मोशन होगा और काइनेटिक पोटेंशियल में ये एनर्जी ऑसिलेट करते रहेंगे। ठीक है ना। केवल हमें इतना समझना है, तीन सिचुएशन समझनी है कि एक्सट्रीम पॉइंट पर काइनेटिक जीरो है और पोटेंशियल सबसे ज्यादा है। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक जीरो है, ये काइनेटिक मैक्सिमम है और पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इन बिटवीन अगर हम बात करेंगे तो दोनों रहेंगे, काइनेटिक पोटेंशियल दोनों रहेंगे। ठीक है ना। तो ये तीन सिचुएशन है, एक एक्सट्रीम, एक बॉटम और एक इन बिटवीन वाले। ठीक है। चलिए, इसको बनाने की जरूरत उतनी नहीं है, हेडिंग लिख लिया आपने, डायग्राम बना सकते हैं, फिर लीव कर सकते हैं उसको। ये केस देखना, यहां पर इंक्लाइन प्लेन पर जब बॉल को रिलीज किया गया तो यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, जीरो। पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, मैक्सिमम, mgh। जो भी ये h हाइट होगा, ठीक है ना, वही जो है यहां पर पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। बॉटम मोस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, मैक्सिमम। और कितना रहेगा टोटल जो पोटेंशियल है mgh, ठीक है ना, टोटल जो पोटेंशियल एनर्जी है mgh, वो काइनेटिक एनर्जी में यहां कन्वर्ट हो जाएगा। समझ रहे हैं। यहां पर टोटल पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहां पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, जीरो, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। और नेक्स्ट फिर से जब ये अदर एंड पर जाएंगे ऊपर, तो यहां फिर से काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, जीरो, और पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, mgh। समझ गए। ठीक है। बॉटम में टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में है, टॉप पर टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में है। बस इतना सा याद रखना है हमें। ठीक है। इसको बना लो, लिख लो कॉपी में। आप एक स्टेटमेंट भी लिख सकते हैं, एट बॉटम एनर्जी इज टोटल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एंड एट टॉप एनर्जी गेट कन्वर्टेड इनटू पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, ये एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है। न्यूमेरिकली तो इसको नहीं समझना है हमें, ठीक है ना, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला स्प्रिंग के लिए अभी हमने नहीं देखा। 11th क्लास में देखेंगे, कुछ हाफ के एक्स स्क्वायर वगैरह रहेगा। यहां पर ये ऑसिलेट कर रहे हैं, ठीक है ना, जैसे ये ब्लॉक है, इसको कंप्रेस करके जब छोड़ेंगे, फ्रिक्शनलेस सरफेस है, तो ये ऑसिलेट करेंगे। यहां पर कुछ इनका एम्पलीट्यूड होगा, यहां पर ऑसिलेट करेंगे। जब ये ऑसिलेट कर रहे होंगे तो नेचुरल लेंथ जब उनकी होती है, नेचुरल लेंथ, अनस्ट्रेस्ड लेंथ जब रहती है, तब यहां पर वेलोसिटी मैक्सिमम रहते हैं।
ठीक है ना। और यहां पर काइनेटिक एनर्जी जो है मैक्स रहती है, पोटेंशियल एनर्जी कितना रहता है, 0 या मिनिमम रहता है, हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम, काइनेटिक मैक्सिमम। और जब ये एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचते हैं, जब ये ब्लॉक एक्सट्रीम पॉइंट पर पहुंचता है, तो इनके पास वेलोसिटी होती है 0, काइनेटिक एनर्जी होती है 0, पोटेंशियल एनर्जी होती है मैक्स। ठीक है ना। एक्सट्रीम पॉइंट यहां और यहां जब कंप्रेशन में रहेंगी एक्सट्रीम पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है, काइनेटिक 0, और मीन पर, नेचुरल लेंथ पर काइनेटिक 0, ये काइनेटिक मैक्सिमम होता है और पोटेंशियल मिनिमम पर होता है। इतना याद रखना है हमें। ठीक है। एट एक्सट्रीम potential energy is maximum, kinetic is 0, and at mean potential energy is minimum, kinetic energy is maximum। ठीक है। पॉज करके इसको बना लो, फिर आगे चलते हैं हम। जैसे एक पत्थर जब हम थ्रो करते हैं, ठीक है ना, एक पत्थर जब हम थ्रो करते हैं तो यहां पर पोटेंशियल एनर्जी बॉटम पर कितना रहता है, 0, टोटल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी रहता है मैक्सिमम। ठीक है। और टॉप मोस्ट पॉइंट पर अगर हम बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी क्या रहता है, मैक्सिमम। ठीक है। और काइनेटिक एनर्जी कितना रहता है टॉप मोस्ट पॉइंट पर, 0। ठीक है ना। तो बॉटम पर अगर वेलोसिटी v है, बॉटम पर अगर हम वेलोसिटी v लेकर चल रहे हैं, तो बॉटम पर एनर्जी कितना है, हाफ mv² है बॉटम पर। और मान लो टोटल हाइट, मैक्सिमम हाइट h है, तो हम बोलेंगे दिस इज इक्वल टू mgh, डायरेक्ट लगा सकते हैं हम। ठीक है ना। क्योंकि यहां पर काइनेटिक इतना है, पोटेंशियल 0, और टॉप मोस्ट पॉइंट पर काइनेटिक 0 है और पोटेंशियल ये रहा, तो इसको इक्वेट हम डायरेक्ट कर सकते हैं, एनर्जी को एनर्जी से डायरेक्ट इक्वेट कर सकते हैं। अच्छा, इन बिटवीन अगर हम बात करें कि यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगा, यहां पर वेलोसिटी क्या रहेगा, मान लो यहां पर वेलोसिटी v1 है, ठीक है ना, ये हाइट स्मॉल h है, ये हाइट स्मॉल h है, तो हम बोलेंगे बॉटम पर पोटेंशियल, बॉटम पर काइनेटिक इज इक्वल टू इस पर्टिकुलर पर पोटेंशियल एनर्जी और इस पर्टिकुलर पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है ना। पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इज इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। कभी कभी ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे, इसको बोलते हैं हम एनर्जी कंजर्वेशन, सम ऑफ इलेक्ट्रिक, ये सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी इक्वल रहेंगे किसी भी मोमेंट पर। ज्यादातर हम यूज करेंगे बॉटम मोस्ट पॉइंट और टॉप मोस्ट पॉइंट के बीच में, ठीक है ना, क्योंकि यहां पर दूसरा वाला टर्म 0 हो जाता है। ठीक है ना। चलिए पॉज करके इसको लिख लो। एक लॉ हमने देखा था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है कि टोटल एनर्जी कंजर्व है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जा सकते हैं। ठीक है। एक होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कहता है मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व रहेगा अगर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, तो फ्रिक्शन लाइक फोर्सेस नहीं है, ठीक है ना, तो वहां पर काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम कंजर्व रहेगा। ठीक है। इफ देयर इज नो एनी काइंड ऑफ फ्रिक्शन देन सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। ठीक है ना। तो हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, काइनेटिक एनर्जी फाइनल। तो 11th क्लास में इसी फॉर्मूले को हम ऐसे लिखते हैं, U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल K फाइनल। ठीक है ना। ये बहुत ही बेसिक सा फॉर्मूला है, इसको अभी से ही हमारे दिमाग में रखेंगे हम। ठीक है ना। इनिशियल पोटेंशियल इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल फाइनल काइनेटिक। ठीक है, ये दिमाग में रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है ना, इसको दिमाग में रखना है हमें। चलिए ये क्वेश्चन देखना, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट h, फाइंड द हाइट एट विच 75% ऑफ पोटेंशियल एनर्जी हैज बीन कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। तो यहां से एक बॉल ड्रॉप किया गया h हाइट से, ठीक है, तो हमें बताना है हाइट जब इनका जो है 75% पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है ना, कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी।
तो जब 75% काइनेटिक ये पोटेंशियल एनर्जी, अच्छा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितना है mg कैपिटल H, ठीक है ना, पोटेंशियल एनर्जी है, इसका कितना पोर्शन काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया 75%। तो रिमेनिंग जो है यहां पर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी जो रहेगा, पोटेंशियल एनर्जी 2 हम इसको बोल रहे हैं, इसको पोटेंशियल एनर्जी 1 बोल रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी 2 बचेगा कितना 30%। 30% का मतलब कितना हुआ 0.3 ऑफ इनिशियल, और इनिशियल कितना था mgh, समझ रहे हैं ना। 75% पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गया, तो रिमेनिंग 30% पोटेंशियल एनर्जी बचेगा, और 30% ऑफ इनिशियल वैल्यू, 30% ऑफ इनिशियल वैल्यू कितना रहेगा, ये रहा। तो ये हो जाएगा दिस इज इक्वल टू, मान लो यहां पर हाइट स्मॉल h है, तो हम बोलेंगे mgh2, ठीक है ना, यहां पर हाइट 2 है मान लो, तो mg से mg कट गया, हाइट कितना मिल गया हमें 0.3 कैपिटल H, ये मिल गया हमें हाइट, समझ गए। चलिए अब ये क्वेश्चन देखना, अ स्टोन प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विथ वेलोसिटी u एंड रीचेस टू मैक्सिमम हाइट। तो u वेलोसिटीज मान लो इनको थ्रो किया गया, और ये मैक्सिमम हाइट कहां तक रीच कर रहे हैं बताया जा रहा है, कैपिटल H हाइट तक रीच कर रहे हैं, स्मॉल h हाइट तक रीच कर रहे हैं ये। फाइंड द रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी व्हेन हाइट इज दिस, व्हेन हाइट इज 3h/4, इस हाइट पर काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए, ठीक है ना। तो इस पर्टिकुलर हाइट का नाम मान लो ए मान लेते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी ए पर कितना रहेगा, बहुत आसान है, mg 3h/4, mgh होता है, लिख दिया हमने। और हमें पता है पोटेंशियल एनर्जी और प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या होता है, कांस्टेंट, ठीक है ना। तो टॉप मोस्ट पॉइंट पर यही सम कितना रहेगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर यही सम कितना रहेगा, तो हम बोलेंगे टॉप मोस्ट पॉइंट पर mgh, इसका मतलब टोटल एनर्जी ही mgh है, ठीक है ना। टोटल एनर्जी mgh है, चाहे वो यहां पर हो, यहां पर हो, यहां पर हो, कहीं पर भी हो, टोटल एनर्जी कितना है mgh है। तो पोटेंशियल एनर्जी तो यहां पर हमें पता है ए पॉइंट पर 3/2, ये 3/4 mgh प्लस काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी जो ए पॉइंट का है कितना मिल जाएगा, ध्यान देखना, काइनेटिक एनर्जी ए पॉइंट का कितना मिल गया mgh माइनस 3/4 mgh, तो 1 माइनस 3/4 mgh कॉमन ले लिया हमने, और ये मिल जाएंगे हमें mgh/4, ठीक है ना, मिल गया हमें। अब रेशियो निकालना था, किसका किसका, काइनेटिक एंड पोटेंशियल, तो काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय पोटेंशियल एनर्जी का रेशियो चाहिए इनको। तो काइनेटिक एनर्जी कितना मिल गया हमें 1/4 ऑफ mgh, और दूसरा जो है पोटेंशियल एनर्जी कितना है, ये रहे 3/4 ऑफ mgh, तो कट गया, बाकी 1/3 बच जाएगा यहां, ठीक है ना, और ये आंसर मिल गया हमें, समझ गए। इसको पॉज करके लिख लो। हमें क्या करना था, टोटल एनर्जी देखना था कि टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है ना, टॉप मोस्ट पॉइंट पर टोटल एनर्जी, और टोटल एनर्जी यहां पर भी उतना ही रहेगा, और पोटेंशियल देख लिया इससे हमने कितना है पोटेंशियल, और रिमेनिंग काइनेटिक रहेगा, काइनेटिक कैलकुलेट करके रेशियो ले लिया गया। चलिए ये क्वेश्चन देखना, फाइंड द स्पीड ऑफ बॉब एट द लोएस्ट पॉइंट, ठीक है ना, इफ इट इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट व्हेन स्ट्रिंग इज हॉरिजॉन्टल। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, यहां पर वेलोसिटी 0 है, और ये पेंडुलम है समझ लो, और ये बॉब है पेंडुलम का, यहां से इसको रिलीज किया गया, बॉल को यहां से रिलीज किया गया, तो यहां से जब इधर जाएंगे तो लोएस्ट मोस्ट पॉइंट पर हमें बताना है इनकी स्पीड कितना रहेगा, यहां पर स्पीड कितना रहेगा, ठीक है ना। और ये मान के चल रहे हैं स्ट्रिंग की लेंथ, यहां से यहां तक की जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ L है, ठीक है ना।
स्ट्रिंग की लेंथ कितना है, L है, ठीक है। अब ध्यान समझना, हम यहां पर यूज कर रहे हैं लॉजिक U इनिशियल प्लस K इनिशियल इज इक्वल टू U फाइनल प्लस K फाइनल, ठीक है ना, ये लॉजिक यूज कर रहे हैं। तो बताओ ध्यान से, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है, 0। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0, ठीक है ना। और इनिशियल में पोटेंशियल एनर्जी कितना है बताओ, अगर ये लेंथ L है, ठीक है ना, तो ये लेंथ भी L होगा, हाइट L होगा, तो इनिशियल का पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, तो हम बोलेंगे mgl, mgh के बजाय यहां पर mgl हो जाएगा, L स्ट्रिंग की लेंथ है, ठीक है। और ये 0 है, ये 0 है, और बॉटम मोस्ट पॉइंट पर हाफ mv स्क्वायर हो जाएगा एनर्जी, ठीक है ना। यहां पर m से m कट गया और वेलोसिटी मिल जाएगा हमें m से m कटने के बाद 2 उधर चला गया, √2gh, ठीक है ना, √2gl मिल जाएगा स्पीड, समझ गए। पॉज करके इसको लिख लो, ठीक है ना। इसको वैसे 11th क्लास में देखते हैं, लेकिन बहुत बेसिक है क्वेश्चन ये, तो अभी भी देखा जा सकता है। यू इनिशियल, के इनिशियल, यू फाइनल, के फाइनल के लॉजिक पर कर लिया हमने इसे। अब ये क्वेश्चन देखना, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच बाई अ बॉडी इफ इंक्लाइन सरफेस इज स्मूथ। इंक्लाइन सरफेस स्मूथ है, मतलब यहां पर फ्रिक्शन वगैरह नहीं है, एनर्जी कंजर्वेशन हम कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड द इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो यहां पर वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड है, और हमें बताना है कि मैक्सिमम हाइट कितना ये रीच करेंगे, तो हम बोलेंगे यू इनिशियल प्लस के इनिशियल यू फाइनल प्लस के फाइनल, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, बॉटम मोस्ट पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी कितना रहेगा, 0, तो यहां लिख लिया हमने 0। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना रहेगा, हाफ m v स्क्वायर, ठीक है ना, हाफ m 20 का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिए, इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी mgh, और काइनेटिक कितना हो जाएगा, टॉप मोस्ट पॉइंट पर, मैक्सिमम हाइट पर जब ये रहेंगे, मैक्सिमम हाइट पर जब जाएंगे, तो यहां पर तो वेलोसिटी 0 हो जाएगा, यहां से वापस आएंगे फिर से ये, ठीक है ना। और m से m कट गया, ये 20 स्क्वायर मिलके बना देंगे 400 डिवाइडेड बाई 2, 200 इज इक्वल टू g की वैल्यू 10 इंटू h, 0 से 0 कट गया, हाइट मिल गया हमें कितना, 20 मीटर, ठीक है ना। कर लेंगे ऐसे, चलिए आज के लेक्चर में इतना ही है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे पावर से रिलेटेड क्वेश्चन वगैरह, ठीक है ना, पावर समझने की कोशिश करेंगे हम, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं।